Oh my God. या तो पहले एक काम करती हूँ मैं, दो काम साथ में। किसको कहूँ अपना हमदम, हमदम तो मेरा बेगाना था। ये फूलों की वादी हमारी ही कोई कहानी है सुनाती। क्लास स्टार्ट। सपनों के इस शहर में। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलों को नजर आ रही हैं आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्ते भैया, ये 2 ग्लास आप ले लीजिए। बेटा एक बार ही बता दो, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है? बेस्टेस्ट डे, ओह माय गॉड, व्हाट आर यू सेइंग इवन ब्रो? बेस्टेस्ट डे। अब तुम एकदम मेरी भाषा समझ गए हो ना, मेरी भाषा मेरे पे चिपका रहे हो? हाँ यस, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। কেমন আছো ম্যাম? আমি খুব ভালো, তোমরা কেমন আছো? हाँ তোমরা সবাই কেমন আছো? मतलब तुम लोग सब कैसे हो? आज का डेट जो है 9th of जुलाई। भाई समय तो भाई ऐसे जा रहा है ना कि क्या ही बताऊं, है ना? इम्यूनिटी पार्ट 1 कैसे हो सकता है? इट शुड बी इम्यूनिटी पार्ट 3, है ना? और हाँ रिवीजन करेंगे डेफिनेटली बेटा, कोई एक रिवीजन करेंगे। बेस्टेस्ट डे भालो अच्छी, बेस्टेस्ट बुक ये भी लिख रहे हैं बेस्टेस्ट बुक। सीख गए हो ना? बेस्टेस्ट, बेस्ट नहीं, बेस्टेस्ट नीट बुक, है ना? एंड बेस्टेस्ट बोर्ड्स। अब तो भाई बोर्ड्स में बेस्टेस्ट करना ही पड़ेगा, है ना? ओके, एंड दिस इज द बेस्टेस्ट modules, okay, in the world, and this is the bestest telegram channel in the world, and this is the bestest revision, yeah, hashtag समाप्ति एक्सप्रेस करेंगे गाइस, क्विकली रिवाइज करेंगे लास्ट क्लास को, और फिर बेटा हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यस एवरीबॉडी, चलिए गाइस, फीवर हो रहा है यार, मौसम ही कुछ ऐसा हो रहा है, तुम्हें पता है मौसम ही कुछ ऐसा हो रहा है। मेरी आज सवाई वाली ना एक यकीन की क्लास थी, जो रास्ता बेटा 15 मिनट का है ना, वो रास्ता मुझे पहुंचने में 1.5 घंटा टाइम लगा। कैन यू इमेजिन? 1.5 घंटा टाइम, एंड यू आर द बेस्टेस्ट बेटा। आई एम ओनली सी आई वट एवर आई एम, ठीक है ना? वैसे तो मैं बोलती रहती हूँ आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, लेकिन आई रियली फील गुड कि जो भी है, पर आप लोगों से मिलके जरूर मैं बहुत बेस्ट फील करती हूँ। दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। अभी आई थिंक तुम्हारी क्लास में मेरी अभी मुलाकात बहुत टाइम के बाद हुई ना, सैटरडे थर्सडे फ्राइडे तो क्लास होती है, तो अभी कुछ एक वो हुआ था, हमारा संवाद हुआ था विद यकीन के स्टूडेंट्स, और फिर से मैं कुछ बच्चों से मिली। जब भी बच्चों से मिलके आते हैं तो फिर से बड़ी पॉजिटिविटी आती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा लगता है। सो आई मेट सम ऑफ द किड्स उस दिन, और जो अभी करेंटली पढ़ रहे हैं खैर यकीन बैच में, मैं उन लोगों से पढ़ी, और जो मेडिकल कॉलेज में पहुंच चुके हैं, कुछ वैसे भी सपोले आए हुए थे। सो इट्स रियली गुड, है ना? बहुत मजा आता है। एंड या अब हम बेटा शुरू करते हैं गाइस। 50% क्या कर रहे हो? हाँ अभी बेटा ऑफिशियल कंफर्मेशन होगी तभी आपके पास न्यूज आएगी ना, है ना? चलो अब हम बेटा शुरू करें यस चलो। अरे यार अब नो स्पैमिंग बेटा, गंदे बच्चे नहीं बनना है, अच्छे बच्चे बनना है, ओके? अब सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। अब हम क्विकली पहले बेटा रिवाइज करें। यस एवरीबॉडी, ठीक है ना? सुनो यार, बस करो यार, स्पैमिंग मत करो यार। हाँ पढ़े? यस एवरीबॉडी, एक बार मुझे बता दीजिए हाउ इज इट जोश इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि अब हम करने वाले बेटा क्विक रिवीजन। जो होमवर्क क्वेश्चंस देते वो भी डिस्कस करूंगी। डोंट यू वरी अबाउट द थिंग्स जो तुम्हारी वरी करने के नहीं है। पढ़ना है नहीं यहाँ पे, ये करा दो वो करा दो, जो पढ़ा रही हो वो पढ़ो चुप करके।
लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडी, हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी बेटा चालू की थी आई थिंक, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमने दो पार्ट्स पढ़े, एक होती है ह्यूमरल इम्यूनिटी, एक होती है बेटा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी इज मीडिएटेड बाय बेटा बी लिम्फोसाइट्स या फिर बी सेल्स, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज बेटा मीडिएटेड बाय टी लिम्फोसाइट्स या फिर टी सेल्स। और हमने कहा था बी सेल्स होती हैं जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने वाली सेल्स होती हैं, टी सेल्स होती है जो डिफरेंट टाइप की होती है, हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल जिसे किलर टी सेल भी बोलते हैं, सेपरेटर टी सेल एंड मेमोरी टी सेल। ये सारे टी सेल्स जो होते हैं आपके सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का पार्ट है। ह्यूमरल इम्यूनिटी में आपकी बी सेल्स आती है, बी सेल्स आपकी एंटीबॉडी बनाती है, एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन ब्लड में मौजूद होते हैं, ब्लड इज अ ह्यूमर इसलिए इसे ह्यूमरल इम्यूनिटी बोला जाता है। हमने एक फ्लो चार्ट बनाया था, हमने कहा था अगर ये एक बी सेल है, ये एक एंटीबॉडी है उसके पास और ये कोई फॉरेन सब्सटेंस है जिसे मैं एंटीजन बोल रही हूँ। एंटीजन इज एनी सच सब्सटेंस जिसके प्रेजेंस में एंटीबॉडीज बॉडी बनाने लग जाए। एंटीजन का मतलब भी है एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंसेस, एंटीबॉडी जनरेट करवा पाए ऐसे सब्सटेंसेस को हम एंटीजन कहते हैं। इसका इंटरैक्शन जैसे ही आपके बी सेल से होता है तो बी सेल डिफरेंशिएट कर जाती है इनटू टू पार्ट्स। एक होती है आपकी प्लाज्मा बी सेल जिसको इफेक्टर बी सेल भी कहते हैं, एक होती है आपकी मेमोरी बी सेल। मेमोरी बी सेल्स बेटा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने वाली सेल्स होती हैं फ्यूचर में, नॉट नाउ। ये फ्यूचर के लिए स्टोर्ड होती है, एक्चुअल में जब सेम पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो ये मेमोरी सेल्स काम करेंगी, लेकिन उस वक्त के लिए ये प्लाज्मा बी सेल्स या इफेक्टर बी सेल्स बेटा ये प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडी। गॉट माई पॉइंट? तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन होता है, डिवीजन होता है। आप मुझे बताइए ये बी सेल्स बेटा ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगी बिना किसके मदद के? बिना बेटा आपके हेल्पर टी सेल्स की मदद के ये बी सेल्स बेटा डिफरेंशिएट नहीं कर सकती। हेल्पर टी सेल्स के बारे में आज मैं लिखवाऊंगी भी कि हेल्पर टी सेल्स जो होती है ना बेटा, हाँ पैथोजन बोल लो एंटीजन बोल लो इट्स फाइन, ठीक है ना, तो बिना आपके हेल्पर टी सेल्स की हेल्प के डिफरेंशिएट नहीं कर सकती है। गॉट माय पॉइंट? फिर मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी बताई थी, मैंने आपको एंटीबॉडी का एक स्ट्रक्चर बताया था। एंटीबॉडी को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एंटीबॉडी को दो पार्ट्स में नहीं, एंटीबॉडी को तुम ऐसे लिखते हो H2L2, इसके पास होती है दो हैवी चेन, इसके पास होती है दो लाइट चेन। हैवी को हैवी इसलिए बोला कि उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, लाइट को लाइट इसलिए बोला क्योंकि उसकी मॉलिक्यूलर वेट बेटा कम है। दो हैवी चेन होती है, दो लाइट चेन होती है सपोलो। इस तरीके से बेटा इसका स्ट्रक्चर होता है एन टर्मिनल सी टर्मिनल, एन टर्मिनल सी टर्मिनल, एन टर्मिनल, एन टर्मिनल सी टर्मिनल। एन और सी टर्मिनल क्या बताता है गाइज? ये एयरपोर्ट के टर्मिनल्स नहीं है, दीज आर नॉट एयरपोर्ट के टर्मिनल्स, दीज आर प्रोटीन चेन। प्रोटीन को हमेशा एन और सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रोटीन के एक साइड में एन होता है, एक साइड में सी होता है, जो कार्बोक्सिलिक और अमाइनो ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। दो हैवी चेन है, दो लाइट चेन है जो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। हैवी और हैवी के बीच में भी डाइसल्फाइड है, हैवी और लाइट के बीच में भी डाइसल्फाइड है। कुल मिला के टोटल बेटा 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। तुमने हर एक बेटा प्रोटीन की चेन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। लाइट चेन दो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, हैवी चेन बेटा 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है। और इनमें आप कुछ रीजन्स लिखते हो, वेरिएबल रीजन एंड कांस्टेंट रीजन। ये वेरिएबल रीजन से, ये सारे वेरिएबल रीजन है। लाइट चेन में एल लिख दोगे, हैवी चेन में एच लिख दोगे, हैवी चेन में एच लिख दोगे, लाइट चेन में एल लिख दोगे। वेरिएबल रीजन हर एक एंटीबॉडी में अलग होता है इसलिए उसे वेरिएबल कहते हैं। बाकी कांस्टेंट रीजन की जो अमीनो एसिड्स होती है मोर और लेस हर एक एंटीबॉडी में सेम होती है। एक्चुअल में अगर आप देखोगे एंटीबॉडी अगर ये है तो ये एंटीजन से बाइंड कर सकती है, तो इसके ऊपर एंटीजन की बाइंडिंग साइट्स होगी। एंटीजन की बाइंडिंग साइट्स को बोला जाता है पैराटोप, और पैराटोप की प्रेजेंस होती है बेटा यहां। पैराटोप इज एंटीजन बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट ऑन एंटीबॉडी, और वो प्रेजेंट टुवर्ड्स द एन टर्मिनल, टुवर्ड्स द एन टर्मिनल होती है बिटवीन हैवी चेन एंड लाइट चेन, बिटवीन हैवी चेन एंड लाइट चेन। बोलो यस एवरीबॉडी, किसी को कोई दुखद समस्या तो नहीं है? यस। फिर हमने बोला डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर देयर मैम, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। वाह। और मैम हाईएस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन जो होती है दैट इज बेटा 75 से 80%, दैट इज योर IgG, स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी व्हिच कैन क्रॉस प्लेसेंटा बैरियर, और प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस करती है तो आपके बेबी को, मतलब बेटा जब आप बेबी थे, ठीक है ना, बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है मदर से जब वो प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस करके जाती है। IgA एंटीबॉडी होती है 10 से 15%, ये बॉडी में सिक्रीशंस में मौजूद होती है, ये भी बच्चों की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है जैसे कि कोलेस्ट्रॉल में होता है इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन। फिर गाइस हम बोलते हैं IgM इज द हेवीएस्ट एंटीबॉडी। IgM में 5 बेटा ऐसे स्टैंडर्ड एंटीबॉडी का जो तुमने स्ट्रक्चर बनाया है वो 5 चेन्स जुड़ती हैं, यानी कि उसमें ना 10 पैराटोप होते हैं। IgA डाइमर होती है, उसमें 4 पैराटोप होते हैं। IgG मोनोमर होती है, उसमें 2 ही पैराटोप्स होते हैं, ठीक है। और IgE, IgD भी मोनोमर है, उसमें 2 पैराटोप है। IgE का अमाउंट बढ़ता है एलर्जिक रिएक्शन में। IgE और IgD दोनों लेस देन 1% है, सबसे कम होती है IgE,
ठीक है, यहां तक मैंने आपको बताया होगा। इसके अलावा हैवी चेन, ईच हैवी चेन 50 किलो डाल्टन, ईच लाइट चेन 25 किलो डाल्टन। दैट्स ऑल। गिव मी अ थम्स अप बेटा अगर किसी को कोई दुग्ध समस्या नहीं है। पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग, पढ़ते लिखते नहीं हो, ठीक है, सच बता रही हो यार, पढ़ते लिखते नहीं हो क्या रहा है तुम लोगों को, पढ़ नहीं रहे हो ना बेटा, सच बताओ। क्या शुरू करूं मैं नेक्स्ट टॉपिक? हाँ बेटा, आप लोगों को समझ में आया तो रिस्पॉन्स भी दिया करो गाइस, रिस्पॉन्स क्यों नहीं करते हो? हाँ, क्या बताया था एक दिन, प्यार होता है तो प्यार जताना भी होता है। मेरे को हवा में नहीं पता चलेगा कि ओ माय गॉड लक्ष्य के बच्चे तो यार मेरे को बहुत प्यार करते हैं, उनको तो बड़ा मजा आ रहा है ना? या ब्रदर, यस। अब बेटा आज हम शुरू करने जा रहे हैं गाइस। हाँ, होमवर्क क्वेश्चन लास्ट, पिटाई लगाऊंगी बेटा, तुम ऑफलाइन में होते ना अभी मेरे पास में, सही में पिटाई लगाती। कौन बोलता है तुम लोगों को ज्ञान देने के लिए? थक गए हैं मैम, थक गए हैं, एमबीबीएस की पढ़ाई कैसे करोगे? वो तो 5.5 साल करनी पड़ेगी, उसके बाद पीजी भी करनी पड़ेगी, फिर तो बेटा तुम लेट ही जाओगे। अभी तो थके हो, तब तो लेट जाओगे फिर। हाँ, या थकना क्या होता है बेटा, जीवन में वैसे भी थक जाओगे भाई, कुछ भी करोगे बेटा, लेकिन कोई बात नहीं, थको फिर खाओ पियो, मोटिवेशन लेके आओ, फिर से पढ़ाई करो, ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चंस लास्ट में कराऊंगी, जो क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे वो लास्ट में कराऊंगी, ओके। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अब बहुत ही मजेदार एक चीज बेटा, दैट इज अबाउट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। बट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी नहीं थके मैम, वी लव यू मैम डी, आई लव यू टू बेटा, ठीक है ना। देखो मेरे ऐसा थोड़ी है कि बेटा मेरी कल तबियत खराब थी थोड़ी सी, है ना, फिर भी मैंने यकीन बैच की क्लास में ना मैंने बच्चों को बता दिया था बेटा थोड़ा सा आई एम नॉट फीलिंग, मे बी इट्स आई एम अंडर द वेदर ऑल्सो, सो वेदर इज ऑल्सो समथिंग लाइक दैट। बट जब भी मेरे साथ, मैं आपको एक पर्सनल बात बता रही हूँ, वैसे अगर मैं कभी थोड़ा सा ऐसे डाउन फील करती हूँ, मेरे पास ना ऐसे ऑप्शन है कि मैं, ऐसा नहीं कोई मुझे फोर्स थोड़ी कर रहा है कि मैं क्लास ले लूँ, बट अगर मैं क्लास में आ गई हूँ, ऑफिस आ गई हूँ, मैं क्लास ले रही हूँ ना, तो आई पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट्स, क्योंकि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी एनर्जी डाउन होती है ना, तो फिर हालांकि आपको कभी मालूम नहीं पड़ेगा बेटा, आई एम टेलिंग यू, देयर हैज बीन क्लासेस, देयर हैज बीन टाइम जहां आई वाज नॉट दैट वेल और मे बी नॉट दैट गुड इन माय हेड, यू नेवर केम टू नो। आपके कमेंट्स में पढ़ती हूँ ना, यू वोंट रियलाइज, क्योंकि आई डोंट शो इट ऑन माय फेस मे बी, है ना। तो ऐसा ही आपको भी करना है यार, अपने दिमाग को बेवकूफ बनाना सीखो थोड़ा थोड़ा। कभी होगा कि ऐसा वीकनेस आएगी, कभी ऐसा होगा, लेकिन हाँ ठीक है, बीमार पड़ते हो, टेक रेस्ट ऑल्सो। आई एम नॉट सेइंग कि जबरदस्ती अपने आप को पुश करना, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो बियॉन्ड द लिमिट आपको पुश नहीं करना है। हेल्थ खराब होती है तो हेल्थ का ध्यान देना है, वो नंबर 1 प्रायोरिटी है आपकी। लेकिन ये जो पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, उसमें दिमाग को बेवकूफ बनाना पड़ता है। बट ओ माय गॉड, उसके लिए क्या चाहिए आपको बेटा, जो है ही नहीं। हो मैम, दिमाग को तो बेवकूफ तब बनाएंगे जब तो दिमाग होगा हमारे पास। चलिए, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, अब मैम का शगुन हो चुका है बेटा तुम्हारी क्लास के अंदर। अब मैम बहुत ही बढ़िया तरीके से बेटा क्लास कंटिन्यू कर सकती है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में हमें ना ज्यादा कुछ नहीं लिखना बेटा, इसमें मैंने जितने भी सेल्स लिखे थे उनके ना थोड़े थोड़े फंक्शंस लिख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को मीडिएट करने के लिए होते हैं हमारे पास टी सेल्स, और टी सेल्स होते हैं बेटा डिफरेंट टाइप्स के। यू हैव गाइज, ये फिर से वही गंदा वाला कलर है, ये कलर यहां से जिंदगी में हटता क्यों नहीं है भाई? वाई दिस कलर इज देयर? टी सी सेल, जिन्हें हम किलर टी सेल्स भी बोलते हैं या साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बोलते हैं, किलर या साइटोटॉक्सिक टी सेल, जिसका नाम ही है बेटा किलर टी सेल, वो ऑफ कोर्स बेटा किल ही कर रहा होगा, ये डायरेक्टली किल कर सकता है पैथोजेंस को। यू डोंट हैव टू गो टू थ्रू द एंटायर प्रोसेस, यू जस्ट हैव टू बेटा रिमेंबर किलर टी सेल जिसका नाम है, दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्टली किलिंग द पैथोजन, ओके। ये डायरेक्टली किल कर सकते हैं बेटा, कैन डायरेक्टली किल दी पैथोजन, ठीक है मैम, किल कर सकता है, इसलिए तो इसका नाम किलर टी सेल है ना। दूसरा सेकेंड इज हेल्पर टी सेल, ये तो हेल्प ही करता है, ये मैंने आपको बताया भी था। ये देखो बोर्ड, देखो यार, बोर्ड का अपना बेटा अलग जिंदगी में नाटक चल रहा है। हेल्पर टी सेल जिसका नाम ही है बेटा TH, हेल्पर टी सेल, नाम में इसकी हेल्प है, बट जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था बेटा, बिना इन सेल्स के हेल्प के आपकी पूरी इम्यून सिस्टम गॉन है। जब मैं आपको एड्स वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी, ये भी मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, जब मैं एड्स आपको पढ़ाऊंगी गाइज, एड्स में
इम्यूनो डेफिशिएंसी होती है, इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो जाता है। और इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट का मतलब समझ रहे हो बेटा? नहीं, हम मैम कुछ नहीं समझते हैं, जो आप समझा देती हो वही हमारा अटेंशन नहीं रहता। हेल्पर टी सेल्स जो होती है ना बेटा, 1200 पर mm³ ऑफ ब्लड होती है नॉर्मल। जब एड्स होता है, HIV जब आपके सेल्स को इन्फेक्ट करती है, तो हेल्पर टी सेल्स 1200 से पता है कितनी हो जाती है? केवल 200। ये रटना नहीं है, अभी ये बताऊंगी। और जब ये बेटा सिर्फ 200 रह जाती है ना, हेल्पर टी सेल्स के हेल्प के बिना ना तो ये किलर टी सेल्स बेटा किल कर सकती है, और ना ही आपकी बेटा बी सेल्स डिफरेंशिएट कर सकती है। अगर बी सेल्स डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगी तो वो एंटीबॉडी नहीं बना पाएगी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी गॉन। अगर किलर टी सेल्स किल नहीं कर पाएगी तो बेटा सेल मीडिएटेड भी तो गॉन, यानी कि ओवरऑल इम्यून सिस्टम गॉन। सो देयर बेटा रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्प नाम लगा हुआ है बट देयर हेल्प इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो हम लिखेंगे इट secretes certain substances that helps in B cell differentiation, as well as help in TC cell functioning। यानी ये ओवरऑल इम्यून सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट सेल है। मेमोरी टी सेल्स तो क्या होंगे बेटा? मेमोरी टी सेल्स आर स्टोर्ड फॉर मेमोरी। मेमोरी टी सेल्स मतलब मेमोरी सेल्स हैं, इसके बारे में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। एक और सेल होती है जिनके बारे में ना बेटा हो सकता है ज्यादा जिक्र ना हो बहुत सारी जगहों पे, TS सेल, सप्रेसर टी सेल्स कहते हैं। सप्रेसर टी सेल का पता है क्या काम है? सप्रेसर नाम से आपको समझ में वैसे तो आ रहा है सप्रेस करना। आप कहोगे कि मैम सप्रेस क्यों करना है टीसी सेल के फंक्शन को और हेल्पर टी सेल के फंक्शन को? जस्ट लाइक बेटा फीडबैक मैकेनिज्म है ना, और फीडबैक देने में तो बेटा तुम माहिर हो, तुम्हारे जिंदगी में काम क्या है ना, 100 स्टार -100 देंगे हम तो फीडबैक जैसे होता है फॉर रेगुलेशन, वैसे बेटा यहाँ पे भी आपको चाहिए आपकी इम्यून सेल्स ना बड़े रेगुलेटेड वे में काम करे। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं कई बार ना, आपकी जो सेल्स है खुद के इम्यून सेल्स है वो सेल्फ सेल्स को बेटा क्या करती है? अटैक करने लगती है ना, अपने और परायों में भेद नहीं समझ पाती। कहीं ये तुम्हारी बात तो नहीं कर रही है कि अपने और परायों में भेद नहीं समझ पाते? पराये सपोलो को तुम अपना दोस्त समझते हो। ये आपकी बॉडी में भी कई बार ऐसा होता है, ऑटो इम्यून की कंडीशन हो जाती है ना। सप्रेसर टी सेल्स ना बेटा खास करके ना ऐसी कंडीशंस को प्रिवेंट करने के लिए भी ये क्या करती है ना, टीसी सेल्स और टी हेल्पर सेल्स को सप्रेस करती है जस्ट फॉर द रेगुलेशन। इन मेनी किताब्स यू विल नॉट फाइंड द फंक्शन ऑफ दिस, बट अगर आपको लिखना हो तो आप ये फंक्शन बेटा इसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि सप्रेसर टी सेल्स टी हेल्पर सेल टीसी सेल्स को सप्रेस करके ना ओवरऑल आपकी ना एक तरीके से रेगुलेशन कर रही है ना, कि एक ऑटो इम्यून वाली कोई कंडीशन ना हो। हालांकि बेटा ऑटो इम्यून कैन बी ड्यू टू मल्टीपल रीजन, जेनेटिक हो सकता है, अननोन रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है ना, वहां पे नहीं जा रहे हैं। एक छोटी सी लाइन हम इसके बारे में लिख लेते हैं, suppresses TCTH just for the regulation, for the regulation। ओके गाइस, अब देखो, अब मैं आपको एक बहुत प्यारा टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। आप कहोगे मैम आप तो सारे टॉपिक को बहुत प्यारा ही बोलते हो। देखो आज मैं ना एक तो इसका अगला टॉपिक जो बता रही हूँ उसको मैं प्यारा इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर मेरे को बेटा एनसीईआरटी लिखवानी है ना तेरे को, तो मैं 2 लाइन में खत्म कर सकती हूँ, 2 लाइन। और उस 2 लाइन से वैसे सच बताऊं तो बेटा ऑनेस्टली बताऊं तो पेपर में ना उसी 2 लाइन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, बैक टू बैक लगातार 2 साल क्वेश्चन आया था, ठीक है। बट अगर मैं सिर्फ उतना बताऊंगी ना बेटा, अगर मैं सिर्फ उतना बताऊंगी तो तुम रट तो लोगे बट तुम्हें उसके पीछे का कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा। लाइक आई ऑलवेज से, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट। आप उसके पीछे का कंसेप्ट अगर समझोगे तो आपको बहुत मजा आएगा कि आपने कुछ सीखा। तो थोड़े से एफर्ट्स लगेंगे बट बेटा बहुत आसान है। कंसेप्चुअली समझोगे तो कल को तुमसे कोई पूछेगा ना तो तुम्हें समझ में भी आएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, कि जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं ना बेटा
तो रिजेक्शन के चांसेस होते हैं, रिजेक्ट होने होता है, कई बार रिजेक्शन हो भी जाता है, बड़ा मुश्किल होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करना। जब ऑर्गन फेलियर हो जाता है, हमने पढ़ा भी था क्लास 11वीं में, किडनी ट्रांसप्लांटेशन करनी पड़ती है। अगर किडनी फेल हो गया, मान लो एक्यूट रीनल फेलियर हो गया, दैट इज द ओनली ऑप्शन। ऐसे ही बेटा हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि रिजेक्शन क्यों होता है। और दूसरा एक बहुत ही अमेजिंग प्यारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, बहुत बार यूज होता है आगे, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले बेटा मैं यहाँ पे क्या बताना चाहती हूँ, हेडिंग क्या डालेंगे पता है, ग्राफ्ट रिजेक्शन। हेडिंग डालोगे ग्राफ्ट रिजेक्शन। ओ माय गॉड, ग्राफ्ट यानी कि एनीथिंग, एनी ऑर्गन, उसको आप ग्राफ्ट बोल रहे हो। रिजेक्शन मतलब रिजेक्ट हो गया, मतलब मैं बेसिकली ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो हुआ था उसके रिजेक्शन की बात कर रही हूँ। रिजेक्शन की बात तो बाद में आएगी, पहले एक्सेप्टेंस की बात आएगी, फिर तो हम बात कर सकते हैं कि रिजेक्शन कैसे होता है। हाँ या ना बेटा जी, है ना। एनसीईआरटी की लाइन पता है क्या है, जिससे क्वेश्चन आया हुआ है कि विच इम्यूनिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, सिर्फ ये क्वेश्चन आया हुआ है। एंड द आंसर इज बेटा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। ये क्वेश्चन में आया हुआ है, 2 बार लगातार, आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। और ये कि इम्यूनोसप्रेसेंट लेने पड़ते हैं जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। लेकिन लेट अस गो टू द बेसिक्स बेटा। जब किसी का भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करना होता है तो हमें क्या मैच करना पड़ता है, ये सबसे पहली चीज है ना। जब भी आप किसी को एज अ डोनर सिलेक्ट करते हैं कि उसका ऑर्गन लेना है, तो क्या क्या चीजें पहले मैच करनी चाहिए। रैंडमली मुंह उठा के बेटा तू अच्छा लग रहा है तो सही लग रहा है, तेरी किडनी ले ली जाए, देगा तो नहीं बेटा भले ही, है ना। वैसे बंदा एक किडनी के साथ सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि हमारे पास बेटा ईच किडनी हैज अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन, यू ऑलरेडी नो दैट, है ना। तो मुंह अच्छा लग रहा है तो किडनी तो नहीं ले लेंगे ना बेटा, है ना। तो मैच कराना पड़ता है, सबसे पहले ब्लड ग्रुप मैच कराते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट, जरूरी नहीं है कि तुम्हारे घर वालों के साथ भी मैच कर जाए, है ना। ऑफ कोर्स क्लोज रिलेटिव्स के साथ में सबसे पहले ही देखते हैं, जो आपके ऑफ कोर्स फैमिली है, तो ब्लड ग्रुप मैच करना चाहिए सबसे पहले। लेकिन नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट मैचिंग होती है, दैट इज कॉल्ड एज बेटा टिश्यू मैचिंग। अब टिश्यू मैचिंग का कॉन्सेप्ट देखो एनसीईआरटी में छोटा सा दे दिया है, सुपरफिशियली, वो बच्चों को समझ नहीं आता अक्सर कि व्हाट एग्जैक्टली इज टिश्यू मैच। टिश्यू मैच करने का क्या मतलब है, अभी मैं बताती हूँ, पहले लिखते हैं इसको, है ना। तो हम लिखते हैं बिफोर एनी organ transplantation, before any organ transplantation, before any organ transplantation, blood group matching is done. Blood group matching is done. Number 2, ये देखो, अच्छा ऐसे नहीं, नंबर 2 टिश्यू मैचिंग। टिश्यू मैचिंग इज डन। अब टिश्यू मैचिंग क्या होता है ये समझाती हूँ। टिश्यू मैच करना चाहिए जब आपको बेटा सबसे क्लोजेस्ट मैच मिल जाता है, तभी आप ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, ओके। ब्लड ग्रुप तो हमें समझ में आता है, कौन किसको डोनेट कर सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है, ये हम ऑलरेडी क्लास 11वीं में पढ़ चुके हैं, तो हम उस ब्लड ग्रुप पे नहीं जा रहे हैं। और टेक्निकली सबने सुना होता है कि ब्लड ग्रुप मैच किया जाता है। टिश्यू मैचिंग क्या होती है बेटा, आपकी बॉडी में जो सेल्स है, देखो तुम्हारे बॉडी के सेल्स, सेल से मिलकर टिश्यू बने, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन्स बनते हैं, जितने भी ऑर्गन्स हमारे टिश्यू से मिलकर तो बनते हैं। तुम्हारे जो टिश्यूज है वो तुम्हारे हैं, ये तो मैम बड़ी नई बात बता रही हो आप, मेरे जो टिश्यू है वो मेरे हैं, ओ माय गॉड मैम व्हाट अ न्यू इन्फॉर्मेशन। नहीं, ये नहीं बता रही हूँ, मैं कह रही हूँ बेटा हमारे ना सेल्स के ऊपर कुछ प्रोटीन्स होती है, ऐसे समझो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, जिन्हें बोला जाता है MHC, ठीक है ना। हाँ सुनो, MHC मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी होती है ना, हम कहते हैं ना यार ये तो बड़ा कंपैटिबल है, यार मैम के साथ में मेरी कंपैटिबिलिटी बड़ी अच्छी है, पढ़ने की कंपैटिबिलिटी, समझ रहे हो ना, दैट इज कॉल्ड एज कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी इज बेसिकली मैचिंग। मेजर हिस्टो इज टिश्यू, हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स MHC। अब तुम्हारे सेल के ऊपर जो MHC है बेटा वो तुम्हारा है, जो मेरे सेल के ऊपर MHC है वो मेरा खुद का है, सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, उन्हीं से मिलकर ऑर्गन बनते हैं।
अब गाइज, जब भी हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो हम इसी MHC को मैच करते हैं, मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। दीज आर सर्टेन सेट ऑफ प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, जो हमारे सेल्स के ऊपर है और वो तुम्हारा सेल्फ होता है। सपोलो, बहुत आसान भाषा में समझा, पता है इस पे एक किताब है बेटा, इस पे पूरी किताब है, जिस किताब को मैं तुम्हें 2 लाइन में समझाने की कोशिश करूं जितना तुम्हारे मतलब का है, बिना PhD कराए। तो तेरे सेल के ऊपर बेटा जो MHC है वो तेरा है, मेरे सेल के ऊपर जो MHC है वो मेरा है। ऑब्वियस सी बात है मैम। लेकिन जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का सोचते हैं सपोलो, तो हमें इसी MHC की मैचिंग करनी होती है, इसी MHC की मैचिंग करनी होती है, जिससे मैक्सिमम MHC मैच कर जाता है, उसके साथ में हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। डिड यू गेट माई पॉइंट? ये समझना कठिन नहीं है। जो वो वाली लाइन लिखी है ना NCERT में कि सेल, जिससे नीट में सवाल आया था, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, रिजेक्शन की बात कर रही हूं मैं। अब समझो मेरी बात, जो आपके MSC है ना बेटा और मेरे MSC है, मान लो मेरे अलग है आपके अलग है, आपके बॉडी के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है ना, वो ही ये समझ सकती है कि अच्छा ये अगर MHC है ना, ये मेरा है, मेरा सेल्फ है, तो मुझे इसके ऊपर अटैक नहीं करना है। समझ रहे हो? जो मेरे अंदर बॉडी में सेल मीडिएटेड मेरी इम्यूनिटी है, वो आपके सेल्फ MHC को पहचानती है। अगर कोई नॉन सेल्फ MHC बॉडी के अंदर आ गया तो उसको डिफरेंशिएट कर पाने का पावर भी इसी सेल मीडिएटेड के पास होता है। आपको मेरी बात समझ में आई? हमारी जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो ये बात समझती है कि यार अच्छा ये मेरे ना सेल्फ MHC है, सेल्फ मतलब हमारे खुद के MHC है, वो उसके ऊपर अटैक नहीं करती है। लेकिन ऐसा कोई ऑर्गन आ गया जहां बेटा MHC अलग है, तो उसको पहचान पाने का काम, उसको फिल्टर कर पाने का काम यही सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी करती है। एंड दैट इज द रीजन, अगर नॉन सेल्फ MHC आपकी बॉडी के अंदर आ गया तो उसको रिजेक्ट करने का काम भी यही कर पाएगी ना जो पहचान पा रही है। अरे भाई ज़ूलॉजी का पेपर ज़ूलॉजी का टीचर चेक कर सकता है, फिजिक्स का पेपर फिजिक्स का टीचर चेक कर सकता है, केमिस्ट्री का पेपर केमिस्ट्री का टीचर चेक कर सकता है, क्योंकि वही मास्टर जानता है कि ये सही है या ये गलत है ना? तो ऐसे ही बेटा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ही ये जानती है कि तुम्हारे MHC कौन से हैं और फॉरेन MHC कौन से हैं। और MHC क्या है? MHC कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे सेल्स के ऊपर मौजूद होते हैं, और हम सब में बेटा मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में अलग है। तभी तो इतना आसान नहीं होता ना ऑर्गन्स ढूंढना जिनमें MHC मैच हो जाए। सिर्फ उस एक लाइन को समझाने के लिए मैंने तुम्हें थोड़ा सा MHC का कॉन्सेप्ट बताया। इसको पहले फ्लो चार्ट में लिखाती हूँ, आई होप तुम समझ गए होगे। टिश्यू मैचिंग में हम क्या करते हैं ना बेटा, फ्लो चार्ट बनाते हैं। फिर से ये गंदा सा कलर, नहीं ये तो वाइट ही है ना। MHC इज मैच्ड, MHC इज मेजर हिस्टो compatibility complex। MHC is matched, MHC is matched, ठीक है। और मैं ऐसे फ्लो चार्ट में लिख रही हूं, these are certain glycoproteins, these are certain glycoproteins present on our cells, self MHC, ठीक है। और फिर हम लिखेंगे once MHC is matched, between individuals, ट्रांसप्लांटेशन डन। रिजेक्शन वाली बात नेक्स्ट पेज पे लिखूंगी। आपको पता है बेटा मैच करने के बाद भी ना चांसेस होते हैं रिजेक्ट होने के। मैच करने के बाद भी बेटा कई बार ऐसा होता है 99% मैच कर गया था, फिर भी रिजेक्ट कई बार हो जाता है। इम्यून सिस्टम ऐसे बिहेव करती है। और एक बात मैं और बता दूं, वैसे तो हमने बेटा क्लास 11वीं वाले टॉपिक्स में ये पढ़ा था कि जब भी हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं बेटा, तो बंदे को ना इम्यूनोसप्रेसेंट्स दिए जाते हैं। डू यू रिमेंबर इम्यूनोसप्रेसेंट्स?
इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखने वाला, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए होता कि जब हम बेटा वो सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं ना तो बंदे का इम्यून रिस्पॉन्स अनवांटेड जनरेट हो, क्योंकि वैसे भी चांसेस बड़े रिजेक्शन के होते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि अनवांटेड इम्यून रिस्पॉन्स ना जनरेट हो, तो हम इम्यूनो सप्रेसेंट्स उसको ड्यूरिंग द सर्जरी भी देते हैं। उस बंदे को लाइफ लॉन्ग भी इम्यूनो सप्रेसेंट लेना पड़ सकता है, उनको लाइफ लॉन्ग भी बेटा इम्यूनो सप्रेसेंट लेना पड़ सकता है, समझ रहे हो? यस। फिर उनको बड़े प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहना पड़ता है ताकि रिजेक्ट ना हो। और रिजेक्शन अगर कर रही है तो कौन कर रही है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स रिजेक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि वो है बेटा जो सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिफरेंशिएट कर सकती है। अगर आपने डन कर लिया बेटा, गिव मी अ थम्स अप। डन 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 एवरीबॉडी? यस, हैव यू ऑल डन बेटा? सो फार सो गुड? यस, ओके। तो क्या, तो हम लिखेंगे, एक नोट डाल के एक दो पॉइंट्स लिखते हैं बेटा, ओके। इम्यूनो सप्रेसेंट जैसे बेटा कॉर्टिसोल हो गया, इम्यूनो सप्रेसेंट, इसके नाम में खुद बेटा ये कह रहा है कि मैं क्या करता हूं। इम्यूनो सप्रेसेंट्स लाइक बेटा कॉर्टिसोल, ये भी हम क्लास 11वीं में पढ़ते हैं वैसे तो, जो आपकी बर्बाद है। इम्यूनो सप्रेसेंट्स ऑफन गिवन ड्यूरिंग द सर्जरी सपोलो, as well as lifelong to stop unwanted immune response. Unwanted immune response ना generate हो। Okay, the next point is that cell mediated immunity can differentiate between self and non-self MHC, self and non-self MHC बेटा, self and non-self MHC, hence in case of mismatching, it is also responsible for rejection. It is, मैंने कितना सिंप्लीफाइड वे में तुम्हें बता दिया कि ये क्यों रिजेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अदरवाइज हम रखते ना, जो पहचान सकती है बेटा वही बता, जिसको नॉलेज है, फिजिक्स की नॉलेज फिजिक्स वाले बंदे को है, तो बेटा वही बता सकता है ना सही क्या है गलत क्या है, दूसरा नहीं बता सकता ना। दूसरा बता रहा है तो भाई वो तो बेवकूफी है। मिसमैचिंग इट इज ऑल्सो इन केस, इट इज ऑल्सो क्या, डिफरेंट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एमएचसी, हेंस मिसमैचिंग इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन। अपने ऊपर ही मैं चिड़चिड़ा जाती हूँ फॉर रिजेक्शन। डन भाई साहब, और बोलूं क्या, या इतने में कन्विंस हो गए हैं आप? बताइए, हाँ हो गए कन्विंस? एनसीईआरटी की पहले मैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की रीडिंग करा देती हूँ कि एनसीईआरटी ने क्या दिया है, फिर हम बढ़ेंगे अगेन बेटा वन ऑफ द वेरी नाइस टॉपिक्स, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, डन 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 कर लीजिए गाइस। डन एवरीबॉडी, डन। बहुत ही शानदार बेटा, लिखने में तो बेटा, छापने में तो तुम वैसे भी ओके फाइन।
ओके, द सेकेंड टाइप इज कॉल्ड एज बेटा सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, CMI भी कहते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. ओके, द टी लिम्फोसाइट्स मीडिएट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है बेटा? टी सेल्स. Very often when some human organs like heart, eye, liver, kidney fail to function satisfactorily, transplantation is the only remedy to help the patient live a normal life. बोला अगर बेटा किडनी खराब हो जाए, लिवर मैलफंक्शनिंग हो जाए, अच्छे से ये सारे ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे हैं, तो कई बारी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन आखिरी उपाय बचता है हमें उस बंदे की हेल्प करने के लिए. Now a search for a suitable donor बेटा begins. फिर डोनर ढूंढना चालू करेंगे. Why is it that the organs cannot be just taken from anybody? Why is it that doctor? What is it that doctors check? बोला कि क्यों हम एनीबडी से क्यों नहीं ले सकते हैं? क्या चेक करते हैं डॉक्टर्स? एनीबडी से इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि एनीबडी से ले लेंगे तो एनीबडी का जब बॉडी के अंदर आएगा बेटा ऑर्गन, तो आपकी बॉडी उस एनीबॉडी को रिजेक्ट कर देगी. दैट इज द रीजन. ओके, graft just from any source. Graft is the organ in this case. Animal, another primate or any human being cannot be just made since the graft will be rejected sooner or later. हो सकता है उस वक्त में ना वो बाद में रिजेक्ट हो जाए. ठीक है ना. टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग आर एसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट. एंड एक बार ही देखो टिश्यू मैचिंग में यहाँ पे लिख दो बेटा MHC मैचिंग, जो मैंने तुम्हें लिखवाया था. तो एक अच्छा बच्चा क्या करेगा बेटा, जो हमने नोट्स में ऐड करे हुए पॉइंट्स उसको अपने बेटा नोट इसमें इनकॉर्पोरेट कर लो. ठीक है ना. Okay, before undertaking any transplant, even after this patient has to take immunosuppressant all his or her life. मैचिंग करने के बाद भी जिंदगी भर लेना पड़ सकता है बेटा इम्यूनोसप्रेसेंट्स. अब देखो क्या लिखा हुआ है, बॉडी इज एबल टू डिफरेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ. बॉडी इज एबल टू डिफरेंशिएट बिकॉज सेल मीडिएटेड इज एबल टू डिफरेंशिएट, एंड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन. खत्म बात. एवरी सिंगल लाइन डैम इज एक्सप्लेन्ड. गिव मी अ थम्स अप अगर बेटा किसी को कोई दुख दर्द परेशानी नहीं है. अग्रिम यादव कह रहे हैं नाग रानी की जय हो. टेक केयर मैमरी, वी लव यू. साइमा बेटा धन्यवाद. यस, डन डन एंड डन, ऑल क्रिस्टल क्लियर. ठीक है. कुछ बेटा वो पीछे कुछ वो हो गया है क्या, वो क्या बोलते हैं, वो हो गया है क्या कि प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है क्या कहीं? बताओ कहाँ हुई है. कहाँ हुई है? ग्राफ्ट रिजेक्शन बिफोर एनी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. टिश्यू मैचिंग डन. मेजर हिस्टो compatibility complex is matched. These are certain glycoproteins present on our cells. Self MHC. Once MHC is matched between individual, transplantation is done. कहाँ लिखा है बेटा? नहीं ना. कुछ बच्चे क्यों लिख रहे हैं फिर? नो नहीं है ना. ऑल गुड है ना. एवरीथिंग इज फाइन. चलो अच्छी बात है. एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी हेडिंग डालेंगे बेटा. एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी बहुत ही इजी टॉपिक है बेटा, बहुत इजी. एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी नीट में पिछले कुछ सालों से इस टॉपिक में से काफी क्वेश्चंस आए हैं, लगातार क्वेश्चंस आए हैं बेटा. एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी. वैसे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस से बेटा आते भी हैं 3 से 4 सवाल, 5 भी आ जाते हैं कई बारी, क्योंकि बड़ा चैप्टर भी तो है ना. यस हाँ ओके, ये ऑफ नहीं हुआ था. हाँ, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी समझना. इसका पहले तो हम फ्लो चार्ट बनाएंगे. व्हाट इज एक्टिव इम्यूनिटी एंड व्हाट इज पैसिव इम्यूनिटी. एक्टिव इम्यूनिटी होती है जिसका नाम एक्टिव है. अच्छा देखो, जब आप बेटा ऐसे वर्ड्स इन जनरल इंसानों के लिए भी यूज करते हैं. मैम इज वेरी एक्टिव, है ना. दिस गाय इज वेरी पैसिव, दिस स्टूडेंट इज वेरी पैसिव. एक्टिव और पैसिव वर्ड हम इन जनरल भी बेटा यूज करते हैं फॉर इंडिविजुअल्स ऑल्सो. एक्टिव का मतलब आप यूजुअली कहते हैं जहां ना बॉडी खुद से बड़ी कुछ तो एक्टिविटी होते हुए तुम्हें दिख रही है. पैसिव का मतलब यार पैसिव बैठे हुए हैं, समझ रहे हो, कुछ कर नहीं रहे, खुद से कुछ नहीं कर रहे हैं. जैसे बेटा आजकल के बहुत सारे बच्चों को सब चीजें पैसिवली चाहिए होती है, एक्टिवली ना अपना बुद्धि चलाना चाहते हैं. एक्चुअल में ऐसा ही होगा, यहाँ पे तुम देखोगे ऐसा ही होगा. सब चीजें पैसिव मोड में चाहिए कि कोई भैया नोट्स लिखवा दे, नोट्स खुद आपके नोटबुक में आके मेमोरी आपके नोट्स बना दें, और बनाए ही ना फिर आपके बेटा यहाँ पे छपवा दें. हमारा हाथ हम चलाने की जरूरत ना मॉड्यूल सॉल्व करना है हमें, ना हमें कुछ करना है.
दिस इज पैसिव बिकॉज यू आर नॉट वांटिंग टू डू इट ऑन योर ओन. आप बोलोगे मैम आप बेइज्जती करना चाहते हो या ये बताना चाहते हो, बॉडी में भी एग्जैक्टली ऐसे होता है बेटा. एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी, जहां बॉडी खुद से एक्टिवली, तुम देखोगे इम्यूनिटी का मतलब क्या है, इम्यूनिटी डेवलप हो रही है तुम्हारी. देखो समझो मेरी बात, कोई भी प्रकार की एक्टिव इम्यूनिटी हो, एक्टिव का मतलब होता है जब आप किसी भी पैथोजन के कांटेक्ट में आते हैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट के कांटेक्ट में आते हैं, तो बॉडी उसके प्रति खुद से एक्टिवली एंटीबॉडी बनाए. तो बॉडी ने खुद काम किया ना बेटा, वो होती है एक्टिव इम्यूनिटी. मतलब आप किसी भी तरीके से कोई भी एक्टिव इम्यूनिटी जब पढ़ रहे हैं, आप एक बात याद रख लीजिए, ये एक्टिव इसीलिए है क्योंकि आपकी बॉडी खुद से एंटीबॉडी बनाती है अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, अगेंस्ट पैथोजेंस, अगेंस्ट एंटीजेंस. बॉडी खुद से एंटीबॉडी बना रही है, तो बॉडी खुद से एक्टिविटी कर रही है ना, इट इज एक्टिव इम्यूनिटी. पैसिव, बॉडी ने कुछ नहीं किया पर इम्यूनिटी फिर भी मिली. जहां आपको बनी बनाई एंटीबॉडी कहीं से मिल जाए, रेडीमेड. ओके, आपने नहीं किया कुछ भी, आपको बनी बनाई एंटीबॉडी, प्री फॉर्म्ड, पहले से बनी हुई, या एंटीबॉडी किसी भी तरीके से आपको मिली पर आपकी बॉडी ने नहीं बनाई, आपने खुद से प्रिपेयर नहीं करी, दैट इज पैसिव इम्यूनिटी. इजी है ना, कितना इजी है. एक्टिव और पैसिव फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं बेटा. नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी. नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी. आई विल टेल यू. ओके, वेरी इजी. फ्लो चार्ट बनाए इसका, काफी आसान है ना. तो ऐसे लिखो, ओके. चलो, जो मैंने बताया बेटा वही डेफिनेशन लिखेंगे. ओके, व्हेन बॉडी एनकाउंटर a pathogen and in response to it, in response to it, it actively generates antibodies. When preformed, आपने मेहनत नहीं करी, preformed antibodies are received, किसी भी फॉर्म में, बनी बनाई, प्री मतलब पहले से, फॉर्म्ड मतलब बनी हुई, रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल. चलो सब बोलो, देखती हूँ तुम अपना, देखती हूँ एक्टिवली अपना दिमाग यूज करते हो कि नहीं करते हो. तुमसे भी एक सवाल पूछती हूँ मैंने तो तुम्हें अभी बस थोड़ा सा बताया है, तो मुझे ये बताओ तुम्हें क्या लगता है बेटा, एक्टिव और पैसिव में से, एक्टिव और पैसिव में से मुझे ये बता दो. यस अदिति, यस बेटा, एवरीवन, मुझे ये बताओ इन दोनों में से किस इम्यूनिटी को डेवलप होने में टाइम लगेगा, बताओ. यस तन्मय, अंकित, रोशन ने बूम क्यों लिखा है. तैयबा बेटा ये तो मेरा अधिकार है. हाँ, मैंने पूछा क्या क्वेश्चन में, किसको टाइम लगता है ना, यही पूछा ना. टाइम किसको लगता है, टाइम किसको लगेगा, इट विल टेक सम टाइम. अच्छा ठीक है, तुम जो भी एक्टिव आंसर दे रहे हैं वो भी रीजन थोड़ा सा बताने की कोशिश करो, जो पैसिव आंसर दे रहे हैं वो भी थोड़ा रीजन बताने की कोशिश करो. जो भी कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर इम्यूनिटी को डेवलप होने में बेटा थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, सो टेल मी द रीजन ऑल्सो ना, टेल मी द रीजन. क्यों एक्टिव इम्यूनिटी को ज्यादा टाइम लग रहा है, क्यों. थोड़ा सा, वैसे तुम इतना बड़ा सेंटेंस लिख नहीं पाओगे, लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग के अंदर अगर
आ गया वो पॉइंट जो मैं बता रही हूँ, तो देन ऑल्सो इट्स फाइन। एक्टिव इम्यूनिटी को टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि बॉडी खुद से एंटीबॉडी बना रही है ना, तो पूरा प्रोसेस होने में टाइम लगता है। वो मेमोरी सेल्स होते हैं ना जनरेशन में, जो मैं आपको कल जो मैंने बी सेल्स पढ़ाते वक्त मैं आपको बताया था कि इंटरेक्शन होगी। ये मैं तुमसे आंसर इसलिए चाहती हूँ बेटा, तभी तो तुम अपनी बुद्धि चलाओगे। कल पढ़ाया है, कल नहीं, लास्ट वीक में पढ़ाया है ना। क्योंकि इम्यूनिटी डेवलप होने में टाइम लगता है। जब आपकी बी सेल्स इंटरैक्ट करती है, कोई भी इम्यून सेल्स इंटरैक्ट करती है, तो जब वो डिफ्रेंशिएट करेगी, मेमोरी सेल्स बनाएगी, तो उसको समय लगता है वो प्रोसेस होने में, वो पूरा प्रोसेस होने में। दैट इज वाई। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। इट इज कंपेरेटिवली बेटा स्लो, इट विल टेक टाइम। बट क्या ये लॉन्ग लास्टिंग होगा? क्या इसमें मेमोरी होती है? यस। जब भी आपके, और ये ना बेटा, अगर आपने 11th क्लास, जितने बच्चों को याद आ रही, जिसकी बर्बाद है वो मत जाना उस चीज में, पर अगर आपको इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था ब्लड ग्रुप वाले टॉपिक में, वहां पे भी मैंने ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया था। एक्टिव इम्यूनिटी स्लो जरूर है, क्योंकि उसको पूरा प्रोसेस करने में टाइम लग रहा है, अल्टीमेटली एंटीबॉडी बनाने में टाइम लग रहा है। लेकिन एक बार बन गई ना एंटीबॉडी, एक बार मेमोरी सेल्स बन गए, इट इज लॉन्ग लास्टिंग। देखो मैंने आपको बताया नहीं, आपको ऑलरेडी समझ में आ रही है ये चीजें। इट इज लॉन्ग लास्टिंग बिकॉज इट विल हैव मेमोरी सेल्स। बट इसके बारे में सोचो, इसमें तुमने बनी बनाई एंटीबॉडी दे दी, मैं तुम्हें अभी एग्जाम्पल भी दूंगी। इसमें तुमने बनी बनाई एंटीबॉडी दे दी, एंटीबॉडी पहले से बनी हुई है, तो जैसे ही एंटीबॉडी दोगे तुरंत एक्शन होगा। सो दिस इम्यूनिटी इज वेरी वेरी फास्ट, बिकॉज बनी बनाई एंटीबॉडी बनी है ना यार। यस मैम, याद है, रोगम, वेरी गुड यार, वेरी गुड, सेकेंड चाइल्ड, यस। तो इट इज वेरी फास्ट बिकॉज प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी डाली है। ओके, बट इट इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग, क्योंकि यहां तुमने बनी बनाई एंटीबॉडी दी है, इसकी कोई मेमोरी नहीं होती, इट हैज नो मेमोरी। गिव मी अ थम्स अप बेटा अगर तुम्हें ये चीज समझ में आ गई है। इट्स वेरी इजी, है ना। तो इसमें हम लिखते हैं स्लो एज generating antibodies या generation of antibodies takes time, but long lasting, absolutely बेटा, very good यार, very good यार, very good, शाबाश, शानदार बेटा, शानदार, so proud of you, long lasting, सही जा रहे हो बेटा। दिस इज हाउ, ऐसी पढ़ाई करो और कुछ नहीं बेटा, बुद्धि लगा के आंसर दे पा रहे हो, उससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। आंसर दे पा रहे हो मतलब सही ट्रैक पे हो। ओके, लॉन्ग लास्टिंग क्यों है बेटा? क्योंकि हैज मेमोरी सेल, तो ये लंबे दौरान के लिए काम करेगा। अगर ऐसी इम्यूनिटी आपकी बॉडी में डेवलप हुई है, तो ये आगे लंबे दौरान के लिए काम कर रहा है। यहां पे हम लिखेंगे सब बोलो क्या, इट इज फास्ट, क्योंकि क्विक एक्शन होगा, क्योंकि आप बनी बनाई एंटीबॉडी ले रहे हैं, बट नॉट लॉन्ग लास्टिंग, नॉट लॉन्ग लास्टिंग बिकॉज नो मेमोरी। इसको कर लीजिए डन। अब इसके बेटा दो दो टाइप्स हैं, अगेन बहुत इजी है, मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाऊंगी। ओके, डन करो गाइस, डन। एक तो ना यार, कहाँ करें कि तुम्हारा ना ये ये बेटा लिख लिया तुम लोगों ने? रुद्रा बेटा, अगर जरूरत से ज्यादा WBC हो जाए ना, TC तो बाद का कंसेप्ट है, ल्यूकीमिया का कंडीशन होता है जब WBC बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। श्रेयांश बेटा ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम लेकिन अलग है, उसका कंसेप्ट अलग है कि वो लॉन्ग लास्टिंग क्यों होता है, इसका कॉन्सेप्ट अलग है कि लॉन्ग लास्टिंग क्यों होता है। बेटा ये नोट कर लोगे ना, स्लो एज जनरेशन ऑफ एंटीबॉडी टेक्स टाइम, है ना। अब मैं कहाँ लेके जाऊँ इन डाउट्स को, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, या तो वहां थोड़ी देर कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये नोट नहीं किया, इसे नोट कर लो। कीर्ति बेटा, जिसको बनी बनाई एंटीबॉडी मिल रही है, उसके पास मेमोरी सेल्स आएंगे कहाँ? मेमोरी सेल्स तो तब बनते हैं ना, जैसे बी सेल्स के केस में मैंने आपको बताया था, बी सेल्स इंटरैक्ट करती है पैथोजन से, फिर वो डिफ्रेंशिएट करती है, इफेक्टर बी सेल्स बनाती है जो उस वक्त में एंटीबॉडी सिक्रीट करेंगी। और फिर कुछ होती है मेमोरी सेल्स जो आगे जाके एंटीबॉडी, जिसको तूने बनी बनाई एंटीबॉडी दे दी है, उसमें मेमोरी सेल्स का कहां से कॉन्सेप्ट आएगा, है ना।
ये कैसे सेम होगा बेटा वैसे अभिनव बेटा? बेटा देखो आशुतोष, जब आप एंटीजन से एनकाउंटर कर रहे हो और आप एंटीबॉडीज बना रहे हो, डेफिनेटली इट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी ना। आप एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या पढ़ते हैं बेटा? यू गेन इट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, और गेन इट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम का मतलब ये होता है आप एंटीजन से एनकाउंटर कर रहे हो। एनकाउंटर तो बेटा ऑफ कोर्स उसके बाद ही तो इम्यूनिटी डेवलप होगी ना। पैसिव में एंटीबॉडी कहाँ से आता है? ये वेट करो, अभी बताती हूँ। पैसिव इम्यूनिटी आता कहाँ से है? अच्छा क्वेश्चन है, अभी बताऊंगी। मैम कुछ समझ नहीं आया? आर्यन बेटा पढ़ाई करो। मैम ये एबी का मतलब क्या होता है? सौरभ बेटा आप भी पढ़ाई करो। एबी का मतलब पहले ही बता चुकी हूँ, एंटीबॉडी होता है। प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज में बने बनाए एंटीबॉडी, प्री फॉर्म मतलब बने बनाए एंटीबॉडी, ठीक है। हाँ अब देखो बेटा, अब देखो सुनो, अब मैं आपको बताती हूँ जो आपके मन में डाउट्स है ना कि एंटीबॉडी आए कहाँ से, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी आए कहाँ से। ओके तो नाउ आई विल टेल यू प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी कहाँ से आए। पहले डन 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 कर लो बेटा, गिव मी अ थम्स अप। यहाँ तक हो गया है और आपको अभी समझ में भी आएगा। यहाँ पे भी बेटा आपको वैक्सीनेशन का एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अभी बहुत सारी ऐसी चीजें समझ में आएंगी जो आपने बेटा अपने लाइफ में अपने ड्यूरिंग द ये इसमें भी देखा होगा ऐसे होते हुए, ठीक है। शैल वी मूव अहेड, शैल वी मूव अहेड। देखो आपकी एक्टिव इम्यूनिटी को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। फ्लो चार्ट ही बनाना है बेटा, आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक हाफ पेज के स्पेस में हो जाएगा बेटा, आधे पेज के स्पेस में हो जाएगा। नंबर वन, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव immunity. One is natural active immunity and the second one is artificial active immunity. ओके एक है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, एक है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। बेटा एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या बताया मैम ने? एक्वायर्ड इम्यूनिटी ही है ये, एंटीबॉडीज की बात करो, चाहे वहां पे बेटा पैसिव इम्यूनिटी में भी एंटीबॉडीज की बात कर रहे हो, यहाँ पे भी तुम एंटीबॉडीज की बात कर रहे हो, लेकिन एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने का तरीका अलग है। एक है जहां आपकी इम्यून सिस्टम खुद बेटा इंटरैक्ट कर रही है पैथोजेंस के साथ में और फिर एंटीबॉडीज बना रही है, विच इज एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव का मतलब बॉडी खुद से एंटीबॉडी बना रही है। बट एक है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल का मतलब होता है बेटा जब बचपन से लेके अभी तक हम कितने सारे डिजीज कॉजिंग एजेंट्स के कॉन्टैक्ट में आए हैं, कितने सारे पैथोजेंस के कॉन्टैक्ट में आए हो। जब भी आप पैथोजेंस के कॉन्टैक्ट में आते हैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स के कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है। तुमने नेचुरली बेटा उनके अगेंस्ट में नेचुरल कांटेक्ट हुआ ना, ऐसा तो नहीं हुआ कि जबरदस्ती कहीं से तुम्हें बेटा तुम्हें जबरदस्ती नहीं यहाँ टाइफॉइड हो जाए, जबरदस्ती ये वाली बीमारी हो जाए, ऐसा तो नहीं, नेचुरली हुआ बेटा। यू केम इन कांटेक्ट विद सर्टेन डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। जब आप नेचुरली बीमार पड़ते हैं, नेचुरली होता है ना ये, तो यू कम अक्रॉस डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, बॉडी जब उनके कांटेक्ट में आते हैं तो बॉडी उसके प्रति एंटीबॉडीज बनाती है। तो जब ऐसा प्रोसेस होता है बॉडी ने खुद बनाई एंड आप नेचुरली उनके कांटेक्ट में आए, दैट इज नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। ऑल द डिजीजेस जब आपको नेचुरली जो हो रही है और जब आप उनके कांटेक्ट में आते हैं और बॉडी उसके अगेंस्ट में बेटा एंटीबॉडी बनाती है। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है तो ये भी एक्टिव, यानी कि बॉडी यहां पे भी एंटीबॉडी बना रही है खुद से। बट दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन हमने कितनी बचपन से लगाई है, वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट ही बेटा ये है। अब मैं आपको बताऊंगी वैक्सीनेशन के बारे में। वैक्सीनेशन कॉन्सेप्ट मेमोरी पे बेस्ड है भाई। वैक्सीनेशन में आप एंटीबॉडी नहीं देते हो। कई सारे बच्चों को भी लग रहा होगा, मुझे बताना कितने सारे बच्चों को भी लगता था कि वैक्सीन में हम एंटीबॉडी दे रहे होते हैं बंदे को। वैक्सीन में हम एंटीबॉडी नहीं दे रहे होते बंदे को। वैक्सीन में बेटा एक्चुअल में हम एंटीजेंस देते हैं बॉडी को। अच्छा कितने बच्चों को लगता था कि जो हम वैक्सीन यूजुअली देते हैं उसमें हम एंटीबॉडी देते हैं? हाँ नहीं, वैक्सीन का कॉन्सेप्ट होता है ना। देखो बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा एक्चुअली वैक्सीन में हम एंटीबॉडी नहीं देते बेटा, हम वैक्सीन में ना एंटीजेंस देते हैं। हाँ अब सुनो इसका कॉन्सेप्ट, देखो फिर आपको कितनी नई एक अच्छी चीज पता चली। और आप देखो इस अच्छी चीज में आपको कितना और अच्छी चीज पता चलेगी। पता था पहले तो बहुत अच्छी बात है बेटा, उसमें भी आपको 7 करोड़ रुपए तो नहीं मिल रहे हैं। वैक्सीन का कॉन्सेप्ट होता है इट इज बेस्ड ऑन मेमोरी।
ठीक है। व्हाट वी डू इन केस ऑफ वैक्सीनेशन, हम बहुत ही वीक फॉर्म में, जो मैं आगे आपको अगला टॉपिक भी पढ़ाऊंगी, हम बहुत ही वीक फॉर्म में या हीट किल्ड फॉर्म में पैथोजेंस को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं इंडिविजुअल के। आपके बॉडी में, मेरे बॉडी में, हम किसी भी डिजीज का जो बेटा हम वैक्सीन, जिसकी भी वैक्सीन अवेलेबल है, हम उसको वीक फॉर्म में या बेटा हीट किल्ड फॉर्म में बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। कुछ इस तरीके से बेटा इंट्रोड्यूस करते हैं कि वो आपको ना बीमार ना करे। कुछ इस तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं कि वो आपको बीमार ना करे, जो आपको प्रॉपर बीमारी ना हो, ठीक है ना। लेकिन जब उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है बेटा बॉडी के अंदर, तो क्योंकि है तो वो पैथोजन, है तो वो एंटीजन, वीक फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया गया है, बट बॉडी की इम्यून रिस्पॉन्स जो है उसके प्रति बेटा वो हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि बॉडी को लगता है बाहर से कोई तो चीज आई है। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो द हीट किल्ड या वीक पैथोजेंस आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी in such a way that it will not cause disease, but it will activate your immune response so that आप उसके प्रति एंटीबॉडीज भी बनाओ और मेमोरी सेल्स भी बनाओ। कॉन्सेप्ट समझना, आपने मेमोरी सेल्स बना लिए, अब एक्चुअल में जब आपको बेटा वो बीमारी होगी, जब एक्चुअल में आपके अंदर वो पैथोजन आएगा, तो आपके पास ऑलरेडी मेमोरी सेल्स हैं जो एंटीबॉडी सिक्रीट कर सकती हैं। गॉट माई पॉइंट? That is the concept that you will not fall ill. Yeah? Did you get my point? That is artificial, क्योंकि ये वैक्सीन तो बेटा आर्टिफिशियली तुमने लगाई ना, बताओ हाँ या ना? Yes everybody. It's a nice concept ना? It is based on memory. The vaccine is based on memory. So in vaccination, which is artificial but active immunity, यू विल इंट्रोड्यूस। अच्छा, जब आपको बेटा इंट्रोड्यूस किया जाता है, थोड़ी सी फीवर आती है, उस वक्त में थोड़ा सा बीमार तो पड़ते हैं ना, क्योंकि आपकी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होती है। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? जब भी आपने कोई बेटा ऐसे, अभी आपने कोविड की भी वैक्सीन लगाई होंगी, या कोई भी बेटा रिसेंटली जब भी आप वैक्सीन ऐसा लगाते हो, तो थोड़े टाइम के लिए आप थोड़ा सा आपको फीवर भी आता है। सबकी बॉडी वैसे थोड़ा अलग अलग रिस्पॉन्स करती है। वहाँ क्या फैक्ट है? फैक्ट तो है, इट इज इंटरेस्टिंग, इट इज बेटा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस ऑब्वियसली, है ना। क्योंकि उस वक्त में जब आपने उस पैथोजन को इंट्रोड्यूस किया, आपको उसने एग्जैक्टली तो वैसा बीमार नहीं किया, लेकिन आपकी इम्यून रिस्पॉन्स क्योंकि बेटा उसके प्रति जनरेट हो रही है, दैट्स व्हाई यू फील दैट वे। ओके, एंड इट विल जनरेट मेमोरी सेल्स, जो मेमोरी सेल्स एक्चुअल में तब काम आएंगे जब एक्चुअल में आपके बॉडी में नेचुरली वो चीज एंटर करेगी। गॉट इट? वेरी नाइस, गुड। ओके, पर वैक्सीन का कॉन्सेप्ट तो अभी हम पढ़ाएंगे। ये तो वैसे मैं थोड़ा थोड़ा वैक्सीन साथ साथ में बता दिया आपको, पर पढ़ेंगे अभी। पहले इसके बारे में लिखते हैं गाइस। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, छोटी सी डेफिनेशन, व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स disease causing agents naturally like in common diseases, जो भी हमें like in case of any common diseases, any bacterial, any protozoal, like in case of common diseases, and body starts preparing antibodies. एग्जाम्पल भी इसी के अंदर हो गया और डेफिनेशन भी बेटा इसी के अंदर हो गई, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी वैसे करेंगे, like in case of vaccination, like in case of vaccination, like in case of बेटा vaccination, अभी मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ, जैसे वीक या हीट किल्ड pathogens, heat killed pathogens are introduced in such a way that they are
नो मोर पैथोजेनिक। नो मोर पैथोजेनिक का मतलब क्या होता है? अब बीमारी नहीं करेंगे तुम्हारी बॉडी में। पैथोजेनिक नहीं है, पैथोजन इज पैथोजेनिक। पैथोजन पैथोजेनिक होता है, बीमारी फैला सकता है, बट इट इज नो मोर पैथोजेनिक बट कैन एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम। तो इम्यूनिटी तो डेवलप करा दी, मेमोरी सेल्स भी बना दिए, है ना? दैट इज योर आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। दैट्स इट, इजी। पैसिव वाला तो इससे भी इजी है। डन करो, डन 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 कर लो गाइस। अगला करें बेटा, हो गया सारे बच्चों का? पक्की बात, पक्की बात। एवरीबॉडी बेटा डन? श्योर? आर यू श्योर? चलो पैसिव इम्यूनिटी करते हैं। अगेन फ्लो चार्ट बनाएंगे। क्या पैसिव इम्यूनिटी में आपकी बॉडी खुद से एंटीबॉडी जनरेट कर रही है? नहीं, ये पैसिव है। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है भाई बॉडी खुद से एंटीबॉडी जनरेट कर रही है। पैसिव का मतलब है बॉडी खुद से नहीं जनरेट कर रही। खुद से जनरेट नहीं कर रही तो मैम आए कहां से रही है एंटीबॉडी? यही आपका क्वेश्चन था। वैसे आपके पास खुद के पास आंसर होना चाहिए था। ये पढ़ाया जा चुका है, ये इनडायरेक्टली पढ़ाया जा चुका है, और मैंने पीछे पढ़ाते वक्त में कहा भी था बेटा आगे ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में आएगा। एक है आपकी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, जैसे आपने नेचुरल एक्टिव और आर्टिफिशियल एक्टिव किया है वैसे बेटा यहाँ पे नेचुरल पैसिव एंड आर्टिफिशियल पैसिव। ओके अरे यार एक तो ये या पैसिव है, मतलब बॉडी खुद से एंटीबॉडी नहीं बना रही है, आपको बनी बनाई एंटीबॉडी मिल रही है, तभी पैसिव है। एक्टिव का मतलब बॉडी खुद से एंटीबॉडी बना रही है, बट एक नेचुरली आपको बीमारी हुई तो आपकी बॉडी ने एंटीबॉडी जनरेट की। एक आपने बेटा वैक्सीन लगवा लिए, वैक्सीन में आपने वीक पैथोजेंस को आर्टिफिशियली ऐसे इंट्रोड्यूस किया हुआ है बॉडी के अंदर जहां आप बीमार नहीं पड़ रहे हो बट बॉडी उसके प्रति एंटीबॉडी बना रही है ना। पैसिव इम्यूनिटी इज नेचुरल पैसिव एंड आर्टिफिशियल पैसिव। नेचुरल पैसिव का मतलब होता है देखो दोनों में बनी बनाई एंटीबॉडी मिल रही है, बट नेचुरल में आपको नेचुरली मिल रहा है। कहां मिलता है नेचुरली? मम्मी से बच्चे को कोलोस्ट्रॉम में मिलती है IgA, नीट में आया हुआ सवाल। प्लेसेंटा से क्रॉस होके मिलती है IgG, नेचुरली मिली, बनी बनाई एंटीबॉडी मिल गई बिना मेहनत के। समझ रहे हो? दैट इज बेटा नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, अब वैसे तो बेटा तुम्हारे केस में कैसे सपोले को सपोले नहीं बाइट कर दिया, एक्चुअल में स्नेक बाइट के केस में ऐसा होता है। जब आपको स्नेक बाइट हो जाए कभी बेटा, तो कहीं ऐसा ना हो कि स्नेक बाइट करते ही स्नेक को एंटीबॉडी देनी पड़ जाए, है ना? तुम्हारे जहर को जानता कहाँ है अभी वो, है ना? बट एंटी वेनम दिया जाता है बंदे को जब स्नेक बाइट होता है। एंटी वेनम जहर को काटने, वैसे जहर को काटने के लिए जहर चाहिए होता है, लेकिन बेटा ये तो किताबी बात है ना, जहर को जहर काटता है, यहाँ जहर को एंटी वेनम ही काटेगा। एंटी मतलब अपोजिट, इसमें बनी बनाई एंटीबॉडी होती है। ऐसा क्यों करते हैं? एंटी वेनम देते हैं क्योंकि बेटा आपको इमीडिएट एक्शन चाहिए। आप वेट नहीं कर सकते एक्टिव इम्यूनिटी का कि और बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी तब काम करेगी, तब तक निकल लेंगे हम। यू वांट इमीडिएट एक्शन। इमीडिएट एक्शन जब चाहिए होता है तो आपको प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी चाहिए होती है, लाइक इन केस ऑफ बेटा एंटी वेनम। या फिर बेटा एक और होता है टेटेनस सिरम कहते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वैक्सीन, एक वैक्सीन भी होती है, ठीक है ना? वैक्सीन में आप हमेशा याद रखना एंटीजेंस होते हैं। मैं बात कर रही हूं बेटा सिरम की, टेटेनस सिरम, एंटी टेटेनस सिरम होता है। एंटी टेटेनस सिरम में क्या होता है ना, कट अगर आपको लगता है और आपको इमीडिएट एक्शन चाहिए कि भैया बहुत हाई चांसेस है, तो इमीडिएट एक्शन के लिए आपके पास बनी बनाई एंटीबॉडीज होती है जिसको आप देते हो। टेटेनस वैक्सीन इज डिफरेंट। वैक्सीन का मतलब हमने क्या बताया, वैक्सीन में एंटीजेंस होते हैं बेटा,
और बॉडी उसके प्रति एंटीबॉडी बनाती है। वैक्सीन ऑलवेज रिमेंबर दीज आर एंटीजेंस, एंटीबॉडीज नहीं होती है वैक्सीन में। आई एम सेइंग एंटी टेटनस सीरम, ATS। अगर मैं एंटी टेटनस सीरम कह रही हूं उसमें बनी बनाई एंटीबॉडी होगी। एंड आपको बनी बनाई एंटीबॉडी कब चाहिए बेटा? जब आपको तुरंत एक्शन चाहिए, बिकॉज योर पैसिव इम्यूनिटी इज फास्ट। एंटीबॉडी डायरेक्ट मिल रही है ना, ऐसे में हो गई, बस खत्म। ओके, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी IgG, IgA, एक सेकेंड, वाया प्लेसेंटा, IgA, कोलोस्ट्रॉम is received from mother to the baby. Okay, so natural passive immunity। बस आगे आपको और परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है। आर्टिफिशियल में हम लिखेंगे when immediate action is required, when immediate response is required, response, action, प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज, तभी हमें चाहिए होती है बनी बनाई एंटीबॉडीज, आर गिवन टू द पेशेंट। जैसे कि मेरे प्यारे सपोलो, अगर आपको सपोले ने, रियल वाले ने बेटा एंटी बोल रही हूं, लाइक एंटी विनम अगेंस्ट सपोला वाइट, स्नेक नहीं लिखूंगी मैं। ओके, या एंड दूसरा क्या बताया मैंने? ATS, एंटी टेटनस सिरम। एनसीईआरटी को देखोगे ना, एनसीईआरटी यार गजब है यार। एनसीईआरटी ने आधी बातें यहाँ लिखी हुई है, आधी बातें कहीं और लिखी हुई है। तुम कहोगे मैम ये तो यहाँ पे दिया ही नहीं है, दिया हुआ है। आधी बातें यहाँ दी हुई है, आधी बातें वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन वाले टॉपिक में चिपका दिया है। दिखाऊंगी अभी मैं तुम्हें। पहले यहाँ तक गाइज डन कर लो। अब एनसीईआरटी की पहले रीडिंग कराऊंगी, ठीक है? पहले यहाँ तक कर लो गाइज। डन? एवरीबडी डन बेटा? एनसीईआरटी की रीडिंग करा दो यहाँ तक। किसी को कोई परेशानी तो नहीं बेटा? इट वॉज क्वाइट इजी टॉपिक है। एनसीईआरटी की रीडिंग कराते हैं। देखो क्या दिया हुआ है। एवरीबडी डन ना? देखो, when a host is exposed to antigen, who is a host? You and I are the host. It is exposed to antigen. आप किसी एंटीजन के कांटेक्ट में आते हैं, which may be in the form of living or dead microbes or other proteins. Antibodies are produced in the host body. पता है क्या मतलब लिखा हुआ है? याद है? याद है तुझको मैंने कहा था कि एक कंप्लीट पैथोजन भी तुम्हारे लिए डेंजरस है, एक कंप्लीट माइक्रोब भी तुम्हारे लिए पैथोजेनिक हो सकता है, उसके ऊपर प्रेजेंट कोई प्रोटीन भी तुम्हारे लिए पैथोजेनिक हो सकती है, उसके द्वारा सीक्रेट किया हुआ कोई चीज भी तुम्हारे लिए पैथोजेनिक या एंटीजेनिक हो सकता है। डू यू रिमेंबर दैट? मैंने कहा था, याद है? हो सकता है एक बंदा तुम्हें पूरा ही खराब लग रहा है, हो सकता है एक बंदे की कही हुई बातें तुम्हें खराब लग रही है ना, या उसके कुछ जेस्चर्स तुम्हें खराब लग रहे हैं। बॉडी में भी बेटा एंटीजेनिक, जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा माइक्रोब ही तुम्हारे लिए बेटा दुष्ट है। माइक्रोब के ऊपर कुछ प्रोटीन्स हो सकती हैं जो तुम्हारे लिए एंटीजेनिक है, वो कुछ तुम्हारी बॉडी के अंदर ऐसा सीक्रेट कर रहा है जो तुम्हारे लिए बेटा एंटीजेनिक है, या कंप्लीट पूरा का पूरा माइक्रोब भी तुम्हारे लिए एंटीजेनिक हो सकता है। वो लिखा हुआ है यहाँ। When a host is exposed to antigen which may be in the form of a living or dead microbe or any other proteins, antibodies are produced. और जब बॉडी खुद से एंटीबॉडी बनाती है, it is called as active immunity. Active immunity is slow. It takes time to give its full effective response. Slow है क्योंकि बेटा डिफरेंशिएशन में टाइम लगेगा, समय लेता है अपना फुल रिस्पॉन्स करने में। सही बात है मैमड़ी।
Injecting the microbes deliberately during immunization or infectious organisms gaining access into the body during natural infection induces active immunity. दोनों दे दिए हैं यहाँ, नेचुरल एक्टिव और आर्टिफिशियल एक्टिव. बोला एक्टिव इम्यूनिटी जहां हम माइक्रोब्स को डेलिबरेटली खुद से डाल रहे हैं ना ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन. एक्चुअल में ना बेटा देखा जाए तो इनको ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए था, यहाँ वैक्सीनेशन वर्ड यूज करना चाहिए था, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी कई बार वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन ऑल्टरनेट कर देती है. मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली थोड़ा सा डिफरेंस है. तो डेलिबरेटली जब तुमने बेटा इंट्रोड्यूस किया तो बॉडी ने खुद एंटीबॉडी बनाए, दैट इज अ केस ऑफ आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी. और क्या बोला है, इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स गेनिंग एक्सेस इनटू द बॉडी ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन. आप नेचुरल, आपको इन्फेक्शन हुआ, आपकी बॉडी में बेटा डिजीज कॉजिंग एजेंट्स आए, ओके, natural active immunity. Now, when ready-made antibodies are directly given to the to protect the body against foreign agents, it is called as beta passive immunity. जब आप रेडीमेड एंटीबॉडीज देते हैं आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज बेटा पैसिव इम्यूनिटी. डू यू नो व्हाई मदर्स मिल्क इज कंसिडर्ड एसेंशियल? नाउ यू नो मेरे बच्चे, ऑलरेडी आप जानते हो. क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रॉम जो मदर से सिक्रीट होता है इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन में, उसमें आईजी एंटीबॉडी बहुत ज्यादा होती है. हम ऑलरेडी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं. फीटस ऑल्सो रिसीव सम एंटीबॉडी फ्रॉम देयर मदर थ्रू द प्लेसेंटा. यहीं पे लिख लो आईजीजी रिसीव करती है, क्वेश्चन में आया हुआ है कौन सी एंटीबॉडी. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, बट इन्होंने सिर्फ नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी दिया हुआ है, मैम आर्टिफिशियल वाला तो दिया ही नहीं है. आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी भी दी है बेटा. आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, यहाँ खिचड़ी पकाई है इन्होंने, देखो इस खिचड़ी को फिर हमें खाना पड़ेगा. देखिए गाइस, बनाई है तो खाना तो पड़ेगा. इवन इन केस ऑफ अ स्नेक बाइट, सपोला बाइट, वैक्सीनेशन वाले टॉपिक में दिया हुआ है, इंजेक्शन विच इज गिवन टू द पेशेंट कंटेन प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट द स्नेक वेनम. दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इज कॉल्ड एज पैसिव इम्यूनाइजेशन. एक और चीज दी हुई है, इफ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद सम डेडली माइक्रोब्स, टेटनस है ना, अगर टेटनस के केस में जैसे खतरनाक आप उस बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आए एंड क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड, लाइक इन केस ऑफ टेटनस दिया हुआ है, वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज, अ प्रिपरेशन कंटेनिंग एंटीबॉडीज टू द टॉक्सिन. एंटी टॉक्सिन दे रहे हो, टॉक्सिन के जैसे एंटी वेनम है, जहर के अगेंस्ट में एंटी वेनम दे रहे हो, टॉक्सिन के अगेंस्ट में एंटी टॉक्सिन दोगे. आपको बनी बनाई एंटीबॉडी चाहिए. देखो एनसीईआरटी ने सब कुछ देती है, कैसे कैसे खिचड़ी पका दी है. अब इसी को तो बेटा, इसीलिए तो हमें बेटा हेल्प चाहिए होती है आपके टीचर की. जल्दी कंसेप्ट चमक गया है, समीक्षा कह रही है, अंजनी भी कह रही है, और सक्षम भी कह रहा है, आकृति भी कह रही है, और अदिति भी कह रही है, रुद्रांश, आसिफ, सुशांत एंड श्रेया एंड गौरी एंड सब कह रहे हैं बस इनफाइनाइट. टेल मी बेटा, किसी को कोई दुविधा समस्या तो नहीं? ऑल गुड. नाउ वी शैल मूव अहेड बेटा, यस, टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन. ओके, एज पर एनसीईआरटी अगर तुम देखोगे बेटा तो एनसीईआरटी ने वैक्सीनेशन को बहुत छोटे में निपटाया है. एनसीईआरटी ने, अगर आपके पास जूलॉजी मेडिजी है तो एक बार उसको भी खोल के देखना, है ना. वैक्सीनेशन जो होता है ना बेटा, 3 जनरेशन ऑफ वैक्सीन है. फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकंड जनरेशन वैक्सीन, थर्ड जनरेशन वैक्सीन, है ना. ऑल गुड, वेरी गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, दैट्स वेरी नाइस. ओके, पर हम पहले एनसीईआरटी कवर करेंगे. पहले हम एनसीईआरटी की कुछ बेसिक बातें करेंगे, फिर हम बेटा कुछ और बातें करेंगे. एक्चुअली पता है क्या है बेटा, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन आपको ऐसे डिटेल में बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पीएचडी नहीं करनी है, क्योंकि बेटा आपको, लेट मी ऑनेस्टली बेटा टेल यू कि क्या मैम इन डेप्थ कभी बहुत ज्यादा डिटेल्ड क्वेश्चन आया है? आंसर इज नो. बट एनसीईआरटी ने कुछ ऐसे पॉइंट्स दे रखे हैं बेटा जो आपको नहीं समझ आएंगे अगर मैं थोड़ा सा आपको वैक्सीन का जनरेशन ना समझाऊं, क्योंकि उनको समझने के लिए मुझे थोड़ी सी बेटा एनसीईआरटी को इन डेप्थ तुम्हें बताना पड़ेगा. और मैं तो बेटा वैसे भी 5-10% बोलती हूँ ना, 5-10% एक्स्ट्रा पढ़ो, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है. तो 5-10% बताऊंगी तो तेरे लिए बेटा काम का है, तुझे समझ आ जाएगा, ठीक है ना. कोई दुविधा समस्या तो नहीं. नाउ देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज वैक्सीनेशन, देन देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज बेटा इम्यूनाइजेशन. वैसे वैक्सीनेशन का मतलब तुम्हें अभी समझ में आ गया है जो मैंने तुम्हें अभी बताया. वैक्सीनेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी. जब मैं वैक्सीनेशन कह रही हूँ, आर्टिफिशियल पैसिव नहीं, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी. तो वैक्सीनेशन में बेटा मैंने क्या कहा? वैक्सीनेशन में मैंने कहा आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, यही बोला ना मैंने, एक बार पैसे बोल दिया था. हाँ, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी. आर्टिफिशियल क्योंकि आप डेलिबरेटली कोई चीज कर रहे हो, एक्टिव क्योंकि एनीवे आपकी बॉडी ही एक्टिवली उसके प्रति एंटीबॉडी बनाएगी.
अब वैक्सीनेशन देखो कितना इजी है, मैं तुम्हें जनरेशन ऑफ वैक्सीन बताऊंगी, पर ये मत सोचना कि भाई बहुत कठिन है ना, बहुत इजी है। वैक्सीनेशन में आप पूरे के पूरे समझना बेटा, जो जो मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बताए है ना, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म तुम्हारे लिए पैथोजेनिक हो सकता है, बीमारी कॉज कर सकता है। एक पैथोजन के ऊपर मौजूद कोई प्रोटीन तुम्हारे लिए पैथोजेनिक हो सकता है, गुड है। एक पैथोजन का सीक्रेट किया हुआ कोई सब्सटेंस तुम्हारे लिए पैथोजेनिक हो सकता है। वैक्सीन का कॉन्सेप्ट होता है कि हम किसी भी एंटीजेनिक सब्सटेंस को या पैथोजेनिक सब्सटेंस को ही यूज करते हैं बॉडी के अंदर इस तरीके से इंट्रोड्यूस करने के लिए कि बॉडी उसके प्रति बस इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर दे। आई एम जस्ट स्विचिंग ऑन द चैट्स फॉर सम टाइम जस्ट टू अंडरस्टैंड, ओके व्हाट डिड आई से गाइस, लिसन टू मी केयरफुली। मैंने कहा एक पूरा दुष्ट प्राणी, होल माइक्रो ऑर्गेनिज्म तुम्हारे लिए बेटा, होल माइक्रो तुम्हारे लिए बेटा हो सकता है कि मतलब तुम्हारे लिए प्रॉब्लमैटिक है, ये बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है तो बॉडी उसके प्रति एंटीबॉडी बना रही है। किसी किसी केस में यार नहीं यार इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके ऊपर ना कुछ प्रोटीन्स है, जो प्रोटीन्स मेरे लिए एंटीजेनिक है, क्योंकि जब वो बंदा एंटर कर रहा है तो उसका जो प्रोटीन है ना, एंटीजन है, उसके ऊपर कुछ प्रोटीन्स एक्सप्रेस हो रही है, उसको देख के मेरी बॉडी उसके प्रति एंटीबॉडी बना रही है, ठीक है। तीसरा हो सकता है कि नहीं यार उससे मतलब नहीं है, ये ना कुछ बॉडी के अंदर ऐसे सब्सटेंसेस सिक्रीट कर रही है जो हमारे लिए एंटीजेनिक है। डिड यू गेट माई पॉइंट बेटा? कंप्लीट ऑर्गेनिज्म एंटीजेनिक हो सकता है, उसके ऊपर प्रेजेंट कोई प्रोटीन्स हमारे लिए एंटीजेनिक हो सकती है, उसके द्वारा सीक्रेट किया हुआ कोई सब्सटेंस हमारे लिए एंटीजेनिक हो सकता है। एंटीजेनिक मतलब कि जिसके प्रेजेंस में बॉडी एंटीबॉडी जनरेट कर दे, एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। तो यानी कि मैं इनमें से किसी भी चीज का यूज कर सकती हूँ, मैं कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को यूज कर सकती हूँ एज अ वैक्सीन, मैं उसके ऊपर एक्सप्रेस होने वाले प्रोटीन्स को यूज कर सकती हूँ एज अ वैक्सीन, मैं उससे सिक्रीट किया हुआ किसी बेटा सब्सटेंस को यूज कर सकती हूँ एज अ वैक्सीन। इनफैक्ट गाइज मैं उसके डीएनए को भी यूज कर सकती हूँ एज वैक्सीन। मैं हर वो चीज उस ऑर्गेनिज्म की यूज कर सकती हूँ जो एंटीजेनिक है, जिसके प्रेजेंस में मेरी इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स जनरेट करके एंटीबॉडी बना देगी। बट मैं उसको इसी तरीके से इंट्रोड्यूस करूंगी कि मैं बीमार ना पड़ूं, हम हीट किल कर देंगे, हम उसको ऐसे मॉडिफाई कर देंगे कि जब वो इंट्रोड्यूस की जाए तो आप बीमार ना पड़े एक्चुअल में, बट बॉडी उसके प्रति एंटीबॉडी बना दे। और यही बेटा किसमें हम क्या यूज करते हैं, वो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन और थर्ड जनरेशन वैक्सीन होती है। और एनसीईआरटी में ना ऊपर ऊपर से टच कर दिया टॉपिक्स को, सारी चीजें दे दी है और नहीं भी दिया। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो मेरी बात? यस, गॉट इट। बस किस में क्या यूज किया, फर्स्ट जनरेशन में कंप्लीट ऑर्गेनिज्म यूज कर लिया, सेकेंड जनरेशन में हमने उसके ऊपर बेटा कुछ एक्सप्रेस की हुई प्रोटीन्स या टॉक्सिक सब्सटेंसेस को यूज कर लिया, थर्ड जनरेशन में हमने बेटा डीएनए को एज अ वैक्सीन यूज कर दिया। पीक एक्सप्लेनेशन, या इट इज वेरी इजी यार, मैं कह रही हूं ना बहुत आसान है और इंटरेस्टिंग है, ओके बस हमें ऑलरेडी मालूम है गाइस, वी आर वेरी इंटेलिजेंट, ओके सो लेट अस राइट इट नाउ, ओके बाय टू यू नो, या लेट्स डू इट। अच्छा, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में क्या अंतर है? वैक्सीनेशन इस प्रोसेस को बोला जिस प्रोसेस में आपने बॉडी के अंदर ऐसे पैथोजेंस को इंट्रोड्यूस किया, और इम्यूनाइजेशन किससे बोला बेटा? इम्यूनाइजेशन आपने बोला आपकी जो उसके प्रति इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुई और आपने जो इम्यूनिटी डेवलप की। सो एक्चुअल में वैक्सीनेशन रिजल्ट्स इन इम्यूनाइजेशन। ऐसे वैक्सीन्स का इंट्रोडक्शन करने पर बॉडी उसके प्रति इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है, एंटीबॉडीज सिक्रीट होती है। वो ऑफ हो गया है ना, इमोजीज, इमोजीज, हाँ ओके। हेडिंग डालते हैं बेटा, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। तो वैक्सीनेशन एक ऐसा प्रोसेस है दैट रिजल्ट्स इन इम्यूनाइजेशन, दैट इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, ओके लेट मी राइट, वैक्सीनेशन रिजल्ट्स इन इम्यूनाइजेशन, बड़ा आसान डेफिनेशन है, ओके तो पहले तो मैं बेटा कोशिश करूंगी, वैसे इसमें लिखना पड़ता है लेकिन कोई नहीं, थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि शॉर्ट में क्रिस्प में लिखें वैक्सीनेशन। देखो ऐसे लिखते हैं बेटा, होल ऑर्गेनिज्म heat killed
या जिंदा भी ले सकते हैं, क्योंकि पता है क्या गाना गाता है गाइस, जिंदा हूं यार काफी है। एक्चुअल में ना जिंदा हूं यार काफी है तुम्हारी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है ना। जिंदा हूं पर वीक हूं, और क्या बोलता है वो, अरे यार एक था यार कुछ, हाँ, घायल हूं इसीलिए घातक हूं, ये धुरंधर का डायलॉग था ना। एटीन्यूएटेड, आउट ऑफ नोवेयर, नो प्रॉब्लम। एटीन्यूएटेड का मतलब होता है गाइस वीक, वीक, ओके। या वेरी बैड इंग्लिश, लुक एट माय इंग्लिश, सो गुड। होल ऑर्गेनिज्म हीट किल्ड, देखो या तो हीट किल कर दो, बंदे को हीट किल कर दो, और या तो लाइव एटीन्यूएटेड, जिंदा हूं पर वीक हूं, पर इतना हूं कि एक्टिव कर दूंगा तुम्हारी इम्यूनिटी को। या तो तुम पूरे ऑर्गेनिज्म को ले लो, और सर्टेन प्रोटीन्स बोल सकते हो, या एंटीजेंस बोल सकते हो, और एंटीजेंस एक्सप्रेस्ड बाय माइक्रोब, और टॉक्सिन्स secreted by them, etc. secreted by them, etc. Introduced in such a way it is not pathogenic. अरे यार, it is not pathogenic बेटा, it is not pathogenic, okay, but can generate immune response, means immunization हो रही है। मीन्स क्या हो रहा है, सपोलो इम्यूनाइजेशन। ऑल्सो में कोई चीज लिखनी है कि वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन मेमोरी पे ही तो बेस्ड है ना। अब आपने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर दिया, मेमोरी सेल्स जनरेट हो जाते हैं। मेमोरी ही तो बेटा कॉन्सेप्ट है कि एक्चुअल में जब आप बीमार पड़ो तो आप बीमार ना पड़ो। वैक्सीनेशन रिजल्ट्स इन इम्यूनाइजेशन, पहली बात तो ये जो हम ऑलरेडी डेफिनेशन में लिख चुके हैं, और एक चीज कि इसका कॉन्सेप्ट जो होता है मेमोरी पे बेस्ड है। concept is based on memory. प्रिंसिपल इज मेमोरी, मेमोरी पर बेस्ड पूरी कहानी है। ओके ब्रो, नाउ देखो अगर मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं, एनसीईआरटी में 2-3 बातें लिख रखी है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस्ड इन ईस्ट, डीएनए वैक्सीन आल्सो प्रोड्यूस्ड इन ईस्ट। अब ये समझ ही नहीं आएगा अगर मैं थोड़ा सा इसका एक फ्लो चार्ट बनाऊंगी। बहुत ज्यादा बेटा फालतू की बातें नहीं करेंगे आज, मैं वैक्सीन ही पढ़ाऊंगी आज, मैं केवल वैक्सीन पढ़ाऊंगी, फिर हम लास्ट में बचे हुए कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन हाँ, लेकिन ये करना जरूर, नहीं तो फिर बेटा वो वाली जो 2-3 लाइन लिखी हुई है ना, बड़ा पेन पॉइंट बनती है, जबकि है वो बहुत आसान। मैं यहाँ पे भी बेटा चाहती तो नहीं यहीं पे लिख देती। तुम होल ऑर्गेनिज्म को जब यूज कर रहे हो ना, तो वो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन है। जब उसके प्रोटीन्स और उसके टॉक्सिन्स को यूज कर रहे हो तो वो सेकेंड जनरेशन वैक्सीन है। जब तुम डीएनए को यूज कर रहे हो तो वो थर्ड जनरेशन वैक्सीन है। मैं वहीं पे लिख देती, बट थोड़ा सा फ्लो चार्ट बनाऊंगी। अगर आपने बेटा डन कर लिया तो गिव मी अ थम्स अप गाइस। डन कर लो। डन, एवरीबॉडी डन। बेटा एक छोटा सा फ्लो चार्ट, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा फ्लो चार्ट। ये आज का लास्ट टॉपिक होगा तो थोड़ा सा अटेंटिव होके सुनना। एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगी, फिर होमवर्क क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे। 2-4 क्वेश्चंस और है, ठीक है। देखो मैंने ऐसे करके करती हूँ बेटा, ऐसा हॉरिजॉन्टल में फ्लो चार्ट बनाती हूँ। ज्यादा लिखना नहीं है तो आप उसी हिसाब से करना। यार ये टेढ़ा क्यों बन रहा है,
आपके पास है बेटा नंबर 1 फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, नंबर 2 सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, यार थर्ड जनरेशन वैक्सीन, कोई ना, चलो थर्ड जनरेशन बहुत रीसेंट है बेटा, थर्ड जनरेशन पे भी काम चल रहा है। और जनरेशंस का मतलब समझ रहे हो ना बेटा, धीरे धीरे एडवांसमेंट होती है। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन आए, फिर सेकेंड जनरेशन आया, फिर थर्ड जनरेशन आया, तो धीरे धीरे करके चीजें इम्प्रूव्ड वर्जन जो होते हैं उसी हिसाब से आप इसको लिखते हैं। आपको ज्यादा पोथियां नहीं बनानी है बेटा। फर्स्ट जनरेशन में आप ना कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को यूज करते हो, होल ऑर्गेनिज्म को आप एज अ वैक्सीन यूज करते हो। ओके, या तो आप इसको बेटा यूज कर सकते हो हीट किल, कंप्लीट हीट किल्ड, जो आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है, बस मैं ये बता रही हूँ वो कौन सी जनरेशन में आती है। और या तो बेटा आप इसको यूज कर सकते हो लाइव बट एटीन्यूएटेड, जिंदा है बट एटीन्यूएटेड का मतलब क्या होता है बेटा, वीक। एटीन्यूएटेड का मतलब होता है सपोलो वीक, जिंदा है पर वीक है। ये दोनों बेटा फर्स्ट जनरेशन में आ गई। वेरी फ्रैंकली टेलिंग यू, नोबडी लास्ट 10 ईयर्स में, लास्ट 10 साल में किसी ने इसके एग्जांपल्स नहीं पूछे, क्योंकि एनसीईआरटी में दिए ही नहीं है। फिर भी मैं तुम्हें एक एक एग्जांपल लिखा देती हूँ इन केस तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी है, बट इट इज टू मच अतिरिक्त ज्ञान। आपकी जो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन होती है, इंजेक्टेबल, एक होती है ओरल पोलियो वैक्सीन, एक होती है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, IPV, that is an example of beta heat killed, and oral polio vaccine है ना, 2 बूंद जिंदगी की, is an example of this live attenuated. ओके, अतिरिक्त ज्ञान है ये, एक्स्ट्रा एक एक ही बताया इसलिए क्योंकि है नहीं, लेकिन सेकेंड जनरेशन वैक्सीन और थर्ड जनरेशन वैक्सीन के एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी वाले हैं। ओके, अब सेकेंड जनरेशन में पता है क्या बोलते हैं इसको, पता है क्या बोलते हैं बेटा, बड़ा इजी है, इसे ना सब यूनिट वैक्सीन बोलते हैं। डेफिनेटली अगर मैं इसे सब यूनिट वैक्सीन बोल रही हूँ मेरे प्यारे स्नेक्स, तो डेफिनेटली मैम इसमें मैं पूरे ऑर्गेनिज्म का तो यूज नहीं कर रही हूँ। सब यूनिट का मतलब होता है एक यूनिट, एक टुकड़ा, एक टुकड़ा चांद का एक टुकड़ा, टुकड़ा सब यूनिट है ना। ओ माय गॉड, फोकस, सब यूनिट का मतलब होता है सब यूनिट। ओके, आप पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं यूज कर रहे। इसमें दो चीजें हैं, या तो उससे रिलीज होने वाले टॉक्सिन्स का यूज कर लो गाइस, और या तो उसके ऊपर एक्सप्रेस होने वाले किसी एंटीजन का यूज कर लो। उसके ऊपर एक्सप्रेस होने वाले एंटीजन का मतलब होता है प्रोटीन। ठीक है, सेकेंड जनरेशन में अगेन बेटा ज्यादा कहानी नहीं लिखनी है, इसमें सब यूनिट में या तो एंटीजेंस expressed on pathogen's surface on organism लिखो, पैथोजन भी लिख सकते हो, नो दिक्कत है। ऑर्गेनिज्म सरफेस यूज्ड या यूटिलाइज्ड एज वैक्सीन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी तुमने बेटा वो बायोटेक वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है ना, अभी तुमने बायोटेक वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है। इसमें ना एनसीईआरटी ने पता है सेकेंड जनरेशन का क्या एग्जाम्पल दिया है। फॉर एग्जाम्पल हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज प्रोड्यूस्ड इन द ईस्ट। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो है वो सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में दी हुई है, जो प्रोड्यूस की गई है ईस्ट में। अब आपका दिमाग ही नहीं लगता कि मैम ये क्या कहना चाह रहे हैं यार, समझ ही नहीं आया। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस इन द ईस्ट, इसका क्या मतलब है? सुनना मेरी बात ध्यान से बेटा, ये ना इन्हें रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन भी कहा जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो मैं बायोटेक में पढ़ाऊंगी,
जब आप बायोटेक पढ़ रहे होगे ना तो तुम्हें तो ये लाइन बेटा ऐसे चुटकी में क्लिक कर जाएगी। अभी क्योंकि तुमने बायोटेक नहीं पढ़ा है तो मुझे थोड़े एफर्ट्स मारने पड़ेंगे तुम्हें थोड़ा सा बताने के लिए। हालांकि मैं इन डिटेल तो अभी जाऊंगी ही नहीं क्योंकि तुम वो वाला टॉपिक ही नहीं पढ़ रहे हो। बट वंस आई विल टीच यू बायोटेक तो तुम्हें ये वाली लाइन यहाँ पे जो मैं लिखवाऊंगी वो तुम्हें और क्लैरिटी से समझ में आएगी। बेटा देख, मुझे ना किसी कोई माइक्रोब है ना, मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, मुझे इस पूरे से मतलब नहीं है ना। मेरे को क्या करना है ना बेटा, क्योंकि ये मेरे लिए पैथोजेनिक नहीं है, मैं कह रही हूँ उसके ऊपर एक्सप्रेस होने वाला कोई तो एंटीजन है जो प्रॉब्लमैटिक है, जिसको मैं एज अ वैक्सीन यूज कर सकती हूँ। अब इस एंटीजन को एज अ वैक्सीन यूज करने के लिए मुझे इस एंटीजन को बनाना तो पड़ेगा ना, बनाना पड़ेगा ही नहीं। एज अ वैक्सीन कैसे यूज करेगा? एज अ वैक्सीन बड़े पैमाने पर 2-4 लोगों को बेटा वैक्सीन थोड़ी लगाने की अपने घर वालों को लगा रहे हैं। इस एंटीजन की जो सिंथेसिस होती है, इसकी प्रिपरेशन जो होती है, इसको बनाया जो जाता है बेटा, उसको बायोटेक की मदद से बनाया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से बनाया जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया जाता है। अभी ज्यादा डिटेल में मत जाना। अब मैं वैसे बहुत ही गंदे लेमैन लैंग्वेज में तुम्हें बता रही हूँ, लेकिन ना यही तरीका है अभी फिलहाल एक ऐसे बच्चे को समझाने का जो क्या बोलते हैं बायोटेक नहीं पढ़ के आया अभी, है ना। तो पता है मैं ऐसे समझाती हूँ, चाय बनाना है तो चाय की केतली चाहिए कि नहीं चाहिए? हवा में तो नहीं बनेगी। रोटी बनानी है तो रोटी के लिए बेटा वो चाहिए, क्या बोलते हैं, तवा चाहिए होगा बनाने के लिए, है ना। कोई तो एक सामान चाहिए होगा ना, उसी में तो बनाएगा। अब तुझे बेटा अगर ये एंटीजन बनाना है, अगर तुझे इस एंटीजन को एज अ वैक्सीन यूज करना है तो इसको किसी में तो बनवाएगा ना। अब किस में बनवाते हैं? एक होस्ट के अंदर बनवाते हैं। जो यहाँ पे ईस्ट लिखा हुआ है ना, ईस्ट, वो एज अ होस्ट यूज करते हैं जिसके अंदर हम इस चीज को सिंथेसाइज करवाते हैं। गॉट इट? तो जब मैं उसके सरफेस पर एक्सप्रेस किया हुआ कोई प्रोटीन, एंटीजन इज बेसिकली अ प्रोटीन, ऐसे समझ लो, इट इज अ प्रोटीन, इसको मैं बना बेटा यूज कर रही हूं एज अ वैक्सीन, तो वो मेरी सेकेंड जनरेशन वैक्सीन है। बट एनसीईआरटी ने दिया हुआ है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज एन एग्जांपल ऑफ दिस बेटा। अब हेपेटाइटिस बी वैक्सीन में हम ऐसे ही कुछ बेटा सरफेस एंटीजेंस का यूज करते हैं एज अ वैक्सीन, और उसको बनाने के लिए हम एज अ होस्ट यूज करते हैं ईस्ट को। आप ज्यादा इसमें ना बेटा डिटेल में अभी मत जाना। वेक्टर प्लाज्मिड, नलायको, वेक्टर प्लाज्मिड है तो ज्यादा नहीं बन रहे हो तुम लोग। क्या होता है वेक्टर प्लाज्मिड? बताया ही नहीं है मैंने। अब पढ़ लिया है मैम पहले, तभी तो गलत बता रहे हो यहाँ पे। प्लाज्मिड अलग होता है, ओके, प्लाज्मिड नहीं है ये, वेक्टर भी नहीं है ये, ठीक है। अभी सिर्फ जो चीज बताई है, क्या बताया मैम ने, मेरे को चाय बनानी है तो मेरे को चाय की केतली चाहिए, मेरे को रोटी बनानी है तो मेरे को तवा चाहिए, मेरे को कोई तो एक चीज चाहिए जिसके अंदर मैं उसे बना सकूं। मुझे ये प्रोटीन्स बनानी है उस माइक्रोब की, क्योंकि मुझे उसे एज अ वैक्सीन यूज करना है। तो मैं यहाँ पे हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन बनाऊंगी, मैं लेमैन लैंग्वेज में बता रही हूँ क्योंकि वही तुम्हारे लिए अभी काम का है, डिटेल में आगे पढ़ाऊंगी, ओके। तो जो मेरे को हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बनानी है ना बेटा, उसमें मैं सेकेंड जनरेशन ये ऐसे करती हूँ, उसमें हम उन प्रोटीन्स को यूज करते हैं एज अ वैक्सीन। तो उसे बनाते किसके अंदर है बेटा? उसके अंदर, ठीक है। हाँ, तो अभी तुम जो ये बेटा बेकार बेकार से आंसर दे रहे हो, बिल्कुल गलत आंसर दे रहे हो। हाँ, ये बिल्कुल आप, हाँ, तो इधर उधर के टॉपिक में चिपकाओ, ठीक है। होस्ट अलग है, वेक्टर अलग है, सब अलग है, ओके। वेट, एंड आई एम टेलिंग यू, जिस दिन तुमने मेरे से बेटा, जिस दिन हम बायोटेक पढ़ेंगे, मैम आपको सारे टॉपिक से अच्छे लगते हैं, बट बायोटेक इज रियली गुड यार, रियली गुड, ठीक है। अभी तुम इतना बेटा कंफ्यूज, खुद को कंफ्यूज कर रहे हो, जबरदस्ती मत जाओ। सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टार मार्क, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन is synthesized within yeast। बस ये अभी के लिए याद रखना, मैंने बताया ना उस दिन तुम्हें समझ में आएगा कि मैम उस दिन कहना क्या चाह रही थी। और ये सेकेंड जनरेशन वैक्सीन है, तो बनाते कैसे बेटा? यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बायोटेक। क्या होता है रिकॉम्बिनेंट बेटा? इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, मैम पे ट्रस्ट है ना, अभी मैं इससे नहीं बता रही हूँ व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट, व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आई हैव नॉट एक्सप्लेन्ड इट टू यू, क्योंकि अभी इस काम का ही नहीं है ये, ओके। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, है ना। और दूसरा बेटा इसी में हम क्या यूज कर सकते हैं? एंटीजेंस जो उसके सरफेस पर एक्सप्रेस हो रहे थे उसे, या फिर बेटा टॉक्सिन्स सीक्रेटेड बाय देम, इसको एज अ वैक्सीन यूज करेंगे तो भी सेकेंड जनरेशन है, यूज्ड एज वैक्सीन। इसका एग्जाम्पल होता है बेटा
इसके एग्जाम्पल में आता है टेटनस, टेटनस टॉक्सॉइड बोलते हैं इसको, टॉक्सॉइड नाम से भी जाना जाता है। ये वैक्सीन है, ये सिरम नहीं है। सिरम एंटी टेटनस सिरम था जिसमें एंटीबॉडीज थी। अब मैं टेटनस वैक्सीन बोल रही हूँ, जिसको टेटनस टॉक्सॉइड इसीलिए बोला क्योंकि टॉक्सिन्स को आप यूज कर रहे हैं एज वैक्सीन। ठीक है ना, दिस इज वैक्सीन। ऑब्वियसली वैक्सीन पढ़ रहे हैं तो वैक्सीन ही होगा ना। ये एनसीईआरटी में ज्यादा दिया नहीं हुआ है, बस ऐसे लिख लो बेटा, डीएनए यूज्ड एज वैक्सीन्स। ये भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, डीएनए यूज्ड एज वैक्सीन। ज्यादा दिया नहीं है एनसीईआरटी में तो इसको रहने देना अभी। इसी मेथड से हम हेपेटाइटिस बी बनाते हैं बेटा। इसका हेपेटाइटिस जो है बी के लिए जो वैक्सीन बनती है वो सेकेंड जनरेशन भी बनती है, थर्ड जनरेशन भी बनती है। ठीक है ना, दोनों ही बनती है। जब आप बेटा डीएनए को यूज कर रहे हो तो वो थर्ड जनरेशन है। जब आप बेटा उसके सरफेस पर एक्सप्रेस होने वाले कुछ प्रोटीन्स या एंटीजेंस का यूज कर रहे हो, ठीक है ना, दैट इज थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में पूरे ऑर्गेनिज्म के यूज किया। पूरे ऑर्गेनिज्म को हीट किल करके भी यूज कर सकते हो, जैसे इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है, या लाइव जिंदा है पर वीक है उस फॉर्म में यूज कर सकते हो, ओरल पोलियो वैक्सीन है। तो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। सेकंड जनरेशन वैक्सीन में उसके सरफेस पर एक्सप्रेस होने वाला कोई प्रोटीन, उसे एज अ वैक्सीन यूज कर रहे हो। जैसे हेपेटाइटिस बी को हम बनवाते हैं बेटा, सरफेस प्रोटीन विद इन द ईस्ट हम बनवाते हैं, या फिर उस माइक्रोब के द्वारा सिक्रीट किया हुआ कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस है, उसे जब मैं एज अ वैक्सीन यूज कर रही हूँ, जैसा हम टेटनस के केस में करते हैं, टेटनस टॉक्सॉइड। ठीक है। एंड ऑफ कोर्स बेटा थर्ड जनरेशन में डीएनए इज यूज्ड एज अ वैक्सीन। एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगी, होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, डन एंड आइडन डन कर लो पहले, डन एंड आइडन डन एवरीबॉडी। माय गॉड, अ बिट कंफ्यूजिंग यशिका बेटा, तो थोड़ा सा एक बार और ध्यान से, वैसे मैंने रिपीट कर दिया, आई थिंक आपको थोड़ा सा क्लियर होगा, है ना। बता तो दिया है वैसे बेटा, सिरम इज, जो मैंने टेटनस सिरम बताया एंटीबॉडी है, टॉक्सॉइड का मतलब होता है एंटीजेंस है। वैक्सीन और इंजेक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है? अच्छा ठीक है, वैक्सीन भी लगा रहे हो तो इंजेक्शन के थ्रू ही लगा रहे हो बाय द वे। क्या मतलब है बेटा इसका? वैक्सीनेशन में जो एंटीजन क्यों डाला है? अगर हमारा बॉडी, अगर हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाया हुआ है, क्या मतलब बेटा इस क्वेश्चन को? मैं थोड़ा समझ रही हूँ ना। एंड वैक्सीनेशन में जो एंटीजन क्यों डाला है? क्योंकि हम चाहते हैं बेटा हमारी बॉडी में वीक फॉर्म में एंटीजन को ऐसे इंट्रोड्यूस करे कि हमारी बॉडी उस वक्त में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर दे, एंटीबॉडी बना दे। बनाया हुआ है कब लिखा है बेटा? वैक्सीन के थ्रू ही तो हम बना रहे, ताकि एक्चुअल बीमारी में बेटा हमें वो प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। हीट किल्ड और एटीन्यूएटेड का मतलब क्या होता है? हीट किल मतलब बेटा किल कर दिया कंप्लीटली, एटीन्यूएटेड का मतलब होता है वीक कर दिया है बेटा उसे। ठीक है ना। अच्छा सुनो, अब पहले बेटा कुछ होमवर्क क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आप लोगों ने बेटा कर लिया है ये प्रैक्टिस। कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी है, सोच रही हूँ पहले उन क्वेश्चंस को कराऊं। बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, है ना। यहां से क्वेश्चंस करते हैं क्योंकि ये होमवर्क में नहीं दिए हुए थे। देखो सुनो, हम क्या बोलते हैं बेटा, पोल ज्यादा क्वेश्चंस का नहीं कराऊंगी क्योंकि पोल ना टाइम पे आता नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है। आज के क्वेश्चन से रिलेटेड होमवर्क क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी, बट पहले ये वाले क्वेश्चंस कर रही हूँ। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस के लिए पोल कराऊंगी, कुछ क्वेश्चंस के लिए बेटा हम नॉर्मल कमेंट्स में आंसर देंगे। ओके, पहले ये कर लो यार। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कर लो यार। डन 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 कर लो यार। Active immunity is slow and it takes time to give its full effective response. Absolutely right. अच्छा चलो बाद में पूछती हूँ। पैसिव इम्यूनाइजेशन एज इन केस ऑफ टेटनस एंटीटॉक्सिन
provides a quick immune response and also generates memory. अच्छा देखो, एक सेकेंड, मिनिमाइज, ये पोल आए, मिनिमाइज किया तो क्या पोल चला जाएगा क्या? हाँ, पोल आएगा ना। देखो अभी आपको एक चीज रीड कराती हूं मैं, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। कहाँ हमने करा था? एनसीईआरटी की लाइन ना, थोड़ा सा तुम्हें दिखाती हूँ। अरे यार वो लाइन कहाँ गई? यहाँ थी ना, ये देखो। हाँ वैसे तो तुम लोगों ने सही मार्क किया होगा, हाँ ब्लंडर नहीं किया तुमने। देखो एक बारी देखो, ये देखो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे एंटी टॉक्सिन को फिर गलत समझते हैं ना। जैसे आपने एंटी वेनम दिया, वेनम के अगेंस्ट में एंटी वेनम दिया, तो एंटी वेनम इज बनी बनाई एंटीबॉडीज, एंटी टॉक्सिन इज अगेंस्ट द टॉक्सिन, दैट इज बेटा बनी बनाई एंटीबॉडी, ठीक है ना। वैसे तो मैंने तुम्हें करवा ही दिया था रीड, इट कंटेन्स एंटीबॉडी, तो टॉक्सिन के अगेंस्ट में एंटी टॉक्सिन दिया है ना, वही हमने एग्जैक्ट, मैं वो तुम्हें एनसीईआरटी की लाइन दिखाना चाह रही थी, बट आई एम श्योर तुमने सही ही किया होगा, होपफुली, ठीक है। एज इन केस ऑफ टेटनस, एंटीटॉक्सिन देते हो, प्रोवाइड्स अ क्विक इम्यून रिस्पॉन्स एंड ऑल्सो जनरेट्स मेमोरी। अब बेटा सबसे पहली बात तो ये पैसिव इम्यूनाइजेशन है, क्योंकि आपने टेटनस में जो एंटीटॉक्सिन दिया उसमें बनी बनाई एंटीबॉडी दी है। अगर बनी बनाई एंटीबॉडी दी है, क्विक इम्यून रिस्पॉन्स तो होगा, बट जनरेट्स मेमोरी क्रॉस, मेमोरी नहीं जनरेट करती है। मेमोरी जनरेट करती तो एक्टिव इम्यूनिटी होती ना। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ओके, पोल का आंसर देखते हैं गाइस। पोल कहाँ गया? हाँ ठीक है, वैसे मुझे लग रहा है कि तुम लोगों ने कुछ तो ब्लंडर किया है, ठीक है, नॉट बैड, नॉट बैड, बट ये इसीलिए बेटा 29% बच्चों का गलत आया, क्योंकि आई थिंक तुमने ये रीड नहीं किया होगा ना, मेमोरी रीड नहीं किया ना तुम लोगों ने। बेटा ये तुम लोगों ने आई थिंक सही कर लिया होगा कि पैसिव इम्यूनाइजेशन एज इन केस ऑफ एंटीटॉक्सिन, एंटीटॉक्सिन का मतलब होता है बनी बनाई एंटीबॉडी, और यहां तक भी रीड किया होगा प्रोवाइड्स अ क्विक इम्यून रिस्पॉन्स, क्योंकि बनी बनाई एंटीबॉडी है। बट मेमोरी वाला पॉइंट शायद तुम लोगों ने बेटा रीड नहीं किया होगा, है ना। मैच्ड क्या है? मेमोरी नहीं रीड किया ना तुम लोगों ने, यस। चलो एनीवे, चलो ये बेटा तुम्हारे लीडर बोर्ड है, लीडर बोर्ड, वेरी गुड बच्चों, सारे बच्चों को वेरी गुड। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। करते बेटा क्वेश्चन नंबर 2, इसको करो, इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी एक पोल करा देती हूँ बेटा छोटा सा, अगर पोल नहीं आएगा बेटा नॉर्मल कमेंट सेक्शन में आंसर दे देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या लिख रहे हो तुम? हम्म हाँ, तो एंटी टेटनस सिरम इज व्हाट? बने बनाए एंटीबॉडी, तो बनी बनाई एंटीबॉडी इज एंटी टॉक्सिन, टॉक्सिन के अगेंस्ट में एंटी टॉक्सिन दे रहे हो, ओके। The principle of vaccination or the principle of immunization or vaccination is based on the property of memory of the immune system. अभी अभी लिखवा है, वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट ही बेटा मेमोरी है ना। वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट ही मेमोरी है। वैक्सीन आप जो दे रहे हो बॉडी के अंदर इस तरीके से डिड्यूस करो कि मेमोरी सेल्स जनरेट हो जाए, करेक्ट बात है। इन केस ऑफ स्नेक बाइट द इंजेक्शन विच इज गिवन टू द पेशेंट कंटेन प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्नेक वेनम, यस क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, बनी बनाई एंटीबॉडीज देनी पड़ेगी। तो जब आप एंटी वेनम देते हो, प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडी, जस्ट लाइक दैट, it is beta बनी बनाई एंटीबॉडी, पैसिव इम्यूनिटी, both the statements are absolutely correct. ऑप्शन 1 is the correct answer. होपफुली ये तो तुम लोगों ने बेटा सही ही किया होगा, सही मार्क किया है ना मैंने, हाँ। ऑप्शन 1 is the correct answer. ओके, थोड़ा सा बेटर है, फिर भी चलो बेटर है। और ये तुमने क्यों गलत किया बेटा? मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम अभी अभी तो पढ़ा था, हाँ। सिली मिस्टेक डिसऑर्डर क्या होता है? वेरी गुड यार, ठीक है। ये सारे लीडर बोर्ड। अब बेटा फटाफट से थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं जो मैंने बेटा तुम लोग को होमवर्क में दिए थे ना, कमेंट सेक्शन में आंसर देना, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, ये ऊपर नीचे हो गया कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी,
सही बात है मैम. T cells themselves do not secrete antibody but help the B cells to produce them. Both the statements are absolutely correct. And specifically अगर मैं देखूं बेटा तो helper T cells, पोल नहीं आ रहा बेटा, कोई बात नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है. पर्पस क्वेश्चन सॉल्व करने का होना चाहिए, करेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होने का होना चाहिए. पोल में नहीं आना है आपको, यहाँ आना है बेटा, यहाँ. और यहाँ आने के लिए नीट में करेक्ट करना है बेटा. इट्स ओके, रिलैक्स. कभी कभार पोल टेक्निकल इश्यूज की वजह से भी नहीं जाता है, आप उसका इतना टेंशन मत लो, उसका इतना लोड मत लो. करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स. फिर मैं एक क्वेश्चन पूछ के जाऊंगी, ठीक है ना, सोचना कल हम करेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स. ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स इज मीडिएटेड बाय बेटा ऑफ कोर्स बी सेल्स, एंटीबॉडी मीडिएटेड. ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5, ये आई थिंक सेम क्वेश्चन है, सॉरी, आई एम सो सॉरी, डिलीट. ओके, question number 5. Which of the following is the primary function of memory in the immune response? Recognizing self tissues. What is the primary function of memory in the immune response? Self tissues को recognize करना. Producing antibodies. Rapid response to the familiar pathogen. Initiating beta antibodies. Rapid beta इन रिस्पॉन्स टू द फेमिलियर पैथोजेंस. जब आपके बॉडी के अंदर फेमिलियर मतलब सिमिलर टाइप ऑफ बेटा पैथोजेंस एंटर करते हैं तो फेमिलियर पैथोजेंस के प्रति बेटा क्विकली रिस्पॉन्स करना आपकी मेमोरी का काम है. क्योंकि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना तो बेटा आपकी प्लाज्मा बी सेल्स भी कर रही है, इफेक्टर बी सेल्स भी कर रही है, बट वो सेम पैथोजेंस जब आपकी बॉडी के अंदर वापस आएंगे तो उनके प्रति तुरंत से रिस्पॉन्स करना है, तो आपको मेमोरी चाहिए होती है. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. करते बेटा क्वेश्चन नंबर 6. ओके, the chemical nature of antibody molecule is, of course beta, proteinaceous. It is not lipid, it is not nucleic acid, it is not sugar, it is protein. Okay, so option 1 is the correct answer. proteinaceous होती है. N terminal, C terminal हम already देख चुके हैं बेटा, है ना. करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये पहले क्वेश्चन नंबर 7. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिस्पॉन्स. कोलेस्ट्रॉल में मौजूद होती है, हेवीएस्ट एंटीबॉडी होती है. इसका फंक्शन वैसे भी मैंने आपको नहीं बताया. आईजीजी प्लेसेंटा को क्रॉस करती है. आईजीई एंटीबॉडीज एसोसिएटेड विद बेटा एलर्जिक रिस्पॉन्स. एलर्जी के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे भी, ओके, कि एलर्जिक रिस्पॉन्स में आईजीई एग्जैक्टली करती क्या है. अगले क्लास में हमारा एलर्जी, लिम्फोइड ऑर्गन्स, हमारी इम्यूनिटी वाला टॉपिक बेसिकली खत्म हो जाएगा. ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. ओके, करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8. एंटीजन बाइंडिंग साइट्स आर प्रेजेंट बिटवीन 2 हेवी चेन. ये तो इजी क्वेश्चन है. 2 लाइट चेन, 1 heavy chain and 1 light chain between, है ना. 2 heavy chain and 1 light chain नहीं, आपकी जो heavy chain है ये आपकी light chain है. heavy और light, heavy और light के बीच में, heavy और light के बीच में. ओके, 1 heavy chain 1 light chain. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. करते बेटा क्वेश्चन नंबर, आई थिंक ये बचा हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 9. ओके, लेट्स सॉल्व इट. क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज द रोल ऑफ मेमोरी सेल्स इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी? टू प्रोड्यूस हिस्टामिन, to remember and respond more rapidly to the pathogen upon subsequent exposure. Absolutely right. मेमोरी सेल्स का काम होता है सब्सिक्वेंट एक्सपोजर जब होगा, दोबारा से आपके बॉडी के अंदर सेम पैथोजन एंटर करता है, क्विकली रिस्पॉन्स करना. टू डिस्ट्रॉय द पैथोजेंस थ्रू फैगोसाइटोसिस नहीं, टू फॉर्म द फिजिकल बैरियर नहीं, टू रिमेंबर एंड रिस्पॉन्ड मोर क्विकली बेटा टू द पैथोजन अपॉन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर, मतलब दोबारा सेम चीज का एक्सपोजर होता है. ओके, दैट्स ऑल. ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रही थी, ये आपके मॉड्यूल के कुछ बेटा होमवर्क दे रखे हैं, मॉड्यूल्स भी सॉल्व किया करो एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए. इट इज गुड. मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रही थी क्योंकि अभी मुझे ध्यान आया. अच्छा एक बात बताओ, बीमारी होने के बाद वैक्सीन लगा रहे हैं क्या? मतलब लगा सकते हैं, लेकिन टेक्निकली वैक्सीन का कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, है ना. क्योंकि बहुत सारे बच्चे, हाँ, यस यस, ठीक है, इट्स ओके, ठीक है, आपके 2 गलत है, 3 गलत है, इट्स ओके बेटा, दैट्स फाइन. वैक्सीन का काम क्या है? प्रिवेंशन. अगर आपको कोई बीमारी ऑलरेडी हो रखी है, यस, अगर आपको ऑलरेडी कोई बीमारी हो गई है, अभी हेपेटाइटिस बी मैम, इट इज तो नॉन क्योरेबल. अगर आपको बेटा कोई बीमारी हो गई है तो आपके वैक्सीन का कॉन्सेप्ट नहीं है. वैक्सीन का काम है प्रिवेंशन. हम कहते हैं प्रिवेंट कर लो. हर किसी की वैक्सीन एग्जिस्ट नहीं करती है, हेपेटाइटिस की करती है. बीमारी हो गई, नॉन क्योरेबल, बट वैक्सीन लगाई जाती है पहले टू प्रिवेंट. व्हाट यू आर डूइंग बेटा, आप बॉडी के अंदर मेमोरी सेल्स जनरेट कर रहे हैं, और मेमोरी सेल्स इसलिए जनरेट कर रहे हैं एक्चुअल में जब हो तो ना हो. गॉट इट. सो वैक्सीन इज नॉट क्योर करना. ये गलत सोच रहे हैं बहुत सारे बच्चे, कमेंट्स में बोल रहे हैं, लिख रहे हैं. वैक्सीन ठीक थोड़ी कर रहा है तुम्हें, वैक्सीन प्रिवेंट कर रहा है.
वैक्सीन प्रिवेंट कर रहा है. गॉट इट? दैट्स ऑल बेटा. एंजॉय. टाटा बाय बाय. थैंक यू सो मच. गाना तो जरूर सुना दूंगी बेटा. ओके ओके. यस एवरीबॉडी. प्रिवेंशन. यस एवरीबडी. थैंक यू सो मच बेटा. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. प्लीज भी बेटा थोड़ा सा सिंसियर एंड अच्छे से पढ़ाई करो यार, और अच्छे से रिस्पॉन्ड किया करो यार. एंड अगर आपको लगते हैं बेटा एफर्ट्स मेमोरी की तरफ से सही हैं और आप लोगों को बेटा फुल एफर्ट्स के साथ में मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक चीज़ को बेटा टेक्निकलिटीज में लेके जाके इन डेप्थ समझाऊं, तो डू लेट मी नो गाइज. ओके चलो अब आपको एक गाना सुनाती हूँ. आज एक नया गाना सुनाती हूँ. ओके अब वो नया गाना अच्छा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है. की फर्क पैंदा है. ओके ठीक है. अरे यार बाल खराब लग रहे हैं यार. माय हेयर इज नॉट लुकिंग, हेयर इज नॉट हेयरिंग. ओके हेयर इज नॉट हेयरिंग बट इट्स ओके. ओके नाउ आई विल सिंग लाइक दिस. अब किस, बहुत गंदा गंदा सुर आया यार. देख के अगर मैं गाने के लिरिक्स अगर देख के गाती हूँ ना तो शायद सही आएगा. रुको. अब किस को कहूँ अपना हमदम, हमदम तो मेरा बेगाना था. अब किस को कहूँ अपना हमदम, हमदम तो मेरा बेगाना था. जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ. कैसी सरहदें कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ. अब किस को कहूँ अपना हमदम, हमदम तो मेरा बेगाना था. थैंक यू सो मच. लव यू ऑल. मिलते हैं अगली क्लास में. तब तक के लिए बेटा पढ़ाई करते रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट. लव यू ऑल बेटा. थैंक यू. बाय बाय. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू.